देखो, पहला हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज विद रिगार्ड्स टू सूडान। ध्यान से समझते रहना, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो क्विकली हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर करने की। देखो, सूडान हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, पीछे का रीजन है, ठीक है ना। अभी आप लोग जानते हो कि इसमें सूडान कंट्री के अंदर हमें एक क्राइसिस देखने को मिला। क्राइसिस क्या रीजन था इसके पीछे का, कहीं ना कहीं वहां पे जो वहां की आर्मी है एंड एट द सेम टाइम वहां की जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, आपस में उनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। एंड इसी वजह से क्या हुआ, यहां पर हमें एक तरह की सिविल वॉर की सिचुएशन देखने को मिल जाती है। तो डेफिनेटली हमारे लिए क्या हो जाता है, हमारे लिए सूडान को समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सूडान की कैपिटल देखिए, खार्तूम, ठीक है ना। ये सूडान का मैप है, ठीक है। आप सभी आई होप जानते होंगे कि यहां पर सूडान है। सूडान के आप सदर्न साइड में आपको साउथ सूडान देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से आपको ईस्टर्न साइड पे अर्थरिया कंट्री हो गया, इथियोपिया नीचे वाली साइड हो गया, ये सारी कंट्रीज इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएंगी। आपको नॉर्दर्न साइड पे इसके इजिप्ट देखने को मिल जाएगा। एंड नॉर्थ वेस्टर्न की साइड बात करूं तो लीबिया एंड चैड आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जैसे खार्तूम, तो डेफिनेटली आपको ध्यान में रखना ही रखना है, ये आप भूल नहीं सकते। साथ में ही यहाँ पे पोर्ट सूडान को आपको ध्यान में रखना है। सर पोर्ट सूडान क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि देखो इंडिया के भी ना लगभग 3 से 4 हजार लोग हमें सूडान कंट्री के अंदर देखने को मिले, ठीक है। इस वजह से हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने बोला कि हम पोर्ट सूडान में अपनी शिप्स को भेज रहे हैं, प्लस साथ ही साथ हम खार्तूम में भी अपने प्लेन्स को भेज रहे हैं ताकि वहां से लोगों को इवैक्यूएट किया जाए। तो ध्यान क्या रखना है कि जब हम बात करते हैं पोर्ट सूडान की, ये हमें देखने को मिलेगा रेड सी के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस थी जो डेफिनेटली हमें पता होनी चाहिए। बिल्कुल अनोनिमस जी ने बात कर दी है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन कावेरी, ठीक है। तो ऑपरेशन कावेरी भी आप ध्यान में रखोगे और प्लस एट द सेम टाइम जो लोकेशन मैंने आपके साथ डिस्कस करी, इनको भी आप याद में रखोगे, ठीक है। दो चीजें और मुझे बताओ, एक बार ऑपरेशन कावेरी तो चलो हो गया, मुझे बताओ कि ऑपरेशन गंगा क्या था, ठीक है ना। एक बताओ ऑपरेशन देवी शक्ति, ये किस चीज के साथ रिलेटेड था, ठीक है। गंगा, जब यूक्रेन के अंदर हमें क्राइसिस देखने को मिला तो हमारे स्टूडेंट्स को वहां से निकालने के लिए हमने ऑपरेशन गंगा को उस टाइम चलाया था। एंड एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं ना ऑपरेशन देवी शक्ति की, आई थिंक काफी कम लोगों को पता है इसके बारे में, देवी शक्ति के बारे में। तो देवी शक्ति जो है दैट इज विद रिगार्ड्स टू अफगानिस्तान। अब एक बात और नोटिस करो, यहां पर से ना हमें नाइल रिवर भी यहां पे देखने को मिलेगी, ठीक है। ये देख रहे हो, दिस इज ब्लू नाइल रिवर, ये है आपकी व्हाइट नाइल, फिर ये यहां पर ना मिल जाती है, ठीक है ना। और इसके बाद बन जाती है कौन सी रिवर, ये नाइल रिवर बन जाती है। तो आपको दोनों का ही, जैसे ब्लू नाइल का ओरिजिन हमें इथियोपिया के अंदर देखने को मिलता है, उसी तरह से व्हाइट नाइल भी आती है, फिर दोनों मिलकर नाइल रिवर यहां पे बन जाती है। अब नाइल रिवर सर हमें ध्यान में देना क्यों जरूरी है, देखो इसके पीछे का कारण यह है कि पहली बात तो आप जानते हो जो नाइल रिवर है वो क्या है, वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। तो एक बात तो आपको डेफिनेटली यहां से पता होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। प्लस साथ में अगर आप नोटिस करोगे ना तो ये नाइल रिवर भी थोड़ी न्यूज में रही थी। क्यों न्यूज में रही थी, बिकॉज ऑफ GERD, ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम। ध्यान रखना ये जो पर्टिकुलर डैम है इसको GERD भी बोलते हैं, ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा जो डैम है ये हमें देखने को मिलेगा इथियोपिया के अंदर, ठीक है। यहां पर आपको ये डैम देखने को मिल जाएगा। और ये कौन सी नाइल रिवर पे है, ये आपको ब्लू नाइल रिवर के ऊपर देखने को मिल जाएगा। और ध्यान में रखना इजिप्ट और इथियोपिया, इन दोनों के बीच में नाइल रिवर को कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है ना। तो इस वजह से ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट था किसके बीच में, इजिप्ट एंड इथियोपिया के बीच में। डैम बना कहां पर है, इथियोपिया में देखने को हमें मिल जाएगा। अब देखो चलते हैं थोड़ा साउथ चाइना सी, ये पर्टिकुलर जो एरिया है ना ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहता है, तो थोड़ा हमें इसको हमें यहां पे समझ लेना है। देखो आप अगर नोटिस करोगे तो आप रियलाइज करोगे कि चाइना जो है ना अपना कहीं ना कहीं पिछले कई सालों के अंदर अपना इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। एंड साउथ चाइना सी के अंदर इसका एक मेजर इन्फ्लुएंस देखने को मिला है। थोड़ा काफी सारे मैप्स है यहाँ पे, मैं मैप की मदद से ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ये आगे चलते हैं, एक मिनट, हाँ। यहां पे आपको देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बे ऑफ बंगाल से आप थोड़ा ईस्ट की तरफ मूव करेंगे तो अंडमान सी आएगा। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या, साउथ चाइना सी। हमें इसी पर्टिकुलर लोकेशन को पढ़ना है कि साउथ चाइना सी आखिर है क्या। बट आप रियलाइज करो यहां से अगर इसको कनेक्ट करना है अंडमान सी को, यहां से तक अगर हमें पहुंचना है तो हमें यहां से होकर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। इसी को ही अगर आप थोड़ा ब्रॉड करोगे ना तो दरअसल में और कुछ नहीं, ये आपकी बन जाती है क्या, ये आपकी मलक्का स्टेट बन जाती है, ठीक है। तो मलक्का स्टेट की जो लोकेशन है आप सभी लोग ध्यान में रखोगे कि मलक्का स्टेट आखिर है क्या। ये जो छोटा सा रास्ता
यहां देखने को मिल रहा है ना, इसी को यहां पे मलक्का स्टेट बोलते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इसी को, ठीक है। तो ये रही आपकी मलक्का स्टेट, ठीक है। वो सेम ही मैप है, ठीक है। ये जो मैप था ना, इसी को अगर यहां पे आप जूम करोगे तो आप थोड़ा इस तरह से आपको मिल जाएगा, मलक्का स्टेट यहां पे आपको देखने को मिल जाती है। अब यहां पे 2-3-4 चीजें समझनी है। पहली बात तो आप नोटिस करो, मलक्का स्टेट के नॉर्दर्न साइड पे आपको देखने को मिलेगा कौन, मलेशिया। उसी तरह से आपको इसके सदर्न साइड में देखने को मिलेगा क्या, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा इंडोनेशिया। और इसी मलक्का स्टेट के अगर आप आगे चलते रहते हो तो आपको देखने को कौन सी कंट्री मिलती है, दैट इज सिंगापुर। तो 3 चीजें ध्यान में रखनी है। नॉर्दर्न साइड में हमें देखने को मिला मलेशिया, सदर्न साइड में हमें इंडोनेशिया, एंड आप मलक्का स्टेट को कंटिन्यू करते हो तो जो एंड ऑफ द रूट के ऊपर कंट्री लाई करती है दैट इज सिंगापुर। तो मलक्का स्टेट को आप सभी ने भूलना नहीं है, राइट। तो ये बात तो थोड़ा हमें पता लग गया कि अच्छा, अगर हमें साउथ चाइना सी तक पहुंचना है तो हम मलक्का स्टेट के थ्रू यहां से जा सकते हैं। पर हमें और भी चीजें पढ़नी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसे देखो, यहां पे हो गया आपका साउथ चाइना सी, ठीक है ना। यहां पर आपको इस साइड पे आपको फिलीपीन सी देखने को मिल जाएगा। यहां पर नॉर्दर्न साइड के ऊपर आपको देखने को मिलता है ईस्ट चाइना सी, एंड उसके भी ऊपर आपको देखने को मिलता है येलो सी। ये 2-3 जगह आपको डेफिनेटली इस पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग अच्छे से पता होनी चाहिए। येलो सी क्या है, ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी। कई बार क्या होता है ना, नॉर्थ टू साउथ हमें ऑर्डर देखने को मिल जाता है, तो वहां पर हमें इस चीज के रिगार्डिंग पता होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा एक बार ना हम पहले साउथ चाइना सी में कुछ लोकेशंस देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये आपकी जो यहां पे लाइन है ना दरअसल में, ठीक है, यहां पे एक्चुअली डैशेस थोड़ी गलत बन गई है। यहां पर ये जो आपको देखने को मिलती है ना, जो रेड में है, ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको मैप दूसरा दिखाता हूं जी। यहां पर ये जो लाइन जा रही है ना, दरअसल में इसको आप क्या बोलते हैं, 9 डैश लाइन करके इसको बोला जाता है। और इसके अंदर जितना भी एरिया आपको देखने को मिलेगा, ये सारा का सारा एरिया क्या है, ये यहां पर चाइना क्लेम करता है कि ये मेरा एरिया है। एंड कहीं ना कहीं इसी वजह से क्या होता है, चाइना जो है, जो यूएन क्लॉज बोलते हैं ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज, उसके इंपैक्ट हमें यहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। जो बात क्या करता है कि 200 नॉटिकल माइल्स तक जितना एरिया है वो कहीं ना कहीं कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आएगा, ठीक है ना। पर चाइना यहां पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है, एंड पूरा इस जो 9-9 के अंदर एरिया आता है उसको खुद का एरिया यहां पे क्लेम करता है। अब इसी वजह से जो डिस्प्यूट्स होते हैं ना, वो कुछ एरियाज में हमें देखने को मिल जाते हैं। सर कौन से एरियाज के अंदर, यहां पर 3 आप चीजें नोटिस करोगे। पहला है स्प्रैटली आइलैंड्स, दूसरा आपको देखने को मिलेगा स्कारबरो शो आइलैंड शोल्स, और तीसरा आपको पारासेल आइलैंड्स। ये तीनों के बारे में आप अच्छे से समझेंगे कि ये 3 चीजें हमें यहां पे देखने को मिली हैं, ठीक है। अब देखना भी ये पड़ेगा कि कहां पर किस चीज के साथ यहां पे किसका डिस्प्यूट किसके साथ है, ठीक है। देखो जब मैं बात करता हूं स्कारबरो शोल्स की, यहां पर फिलीपींस क्लेम करता है कि नहीं ये मेरा एरिया है, चाइना क्लेम करता है कि नहीं यार ये मेरा एरिया है। उसी तरह से यहां पे स्प्रैटली के साथ तो बहुत सारी कंट्रीज का डिस्प्यूट है, जैसे मलेशिया हो गया, ठीक है ना। आपका नीचे वाली साइड से आपको देखने को मिलेगा स्प्रैटली में अंदर आपको वियतनाम हो गया, चाइना हो गया, इवन फिलीपींस भी कहता है, ठीक है ना। तो ये सारी कंट्रीज, उसी तरह से पारासेल आइलैंड्स जो है वो मेजरली वियतनाम के साथ यहाँ पे डिस्प्यूट्स हैं। तो साउथ चाइना सी के अंदर ये 3 चीजें, दैट इज हाँ जी, पारासेल, स्कारबरो शो और स्प्रैटली, यहां तीनों के रिगार्डिंग यहां पे डिस्प्यूट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये तीनों चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी 9 डैश लाइन है, इसके अंदर का एरिया जो है वो यहां पर इनके द्वारा क्लेम किया जाता है। तो आगे अगर हम चलें, ठीक है, यहां पर आपको मैं 2-4 चीजें और बताना चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे स्टेट ऑफ मलक्का देखा ना, तो ये रहा स्टेट ऑफ मलक्का की लोकेशन। उसी तरह से आपको कुछ और स्टेट्स भी यहां पे ध्यान में रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आपको ध्यान में रखना है क्या, लुजोन स्टेट, ठीक है। दरअसल में जो लुजोन स्टेट है ना, ये देखो आप जगह देख रहे हो यहाँ पे, ये लुजोन है, ठीक है ना। ये फिलीपींस के अंदर हमें देखने को मिलेगी। इसके नदर्न साइड में हमें देखने को मिलती है क्या, लुजोन स्टेट। अब ये भी बहुत न्यूज में रहती है, ठीक है। दरअसल में क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि इस साइड हमें क्या देखने को मिलता है, फिलीपीन सी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लुजोन स्टेट किस किस को कनेक्ट करती है, तो आप क्या बोलोगे वहां पे, आप बोलोगे कि साउथ चाइना सी को फिलीपीन सी के साथ यहां पे कनेक्ट करती है कौन, लुजोन स्टेट। एक स्टेट आपको और ध्यान में रखनी है, ये देख रहे हो यहां पे क्या आपको देखने को मिलेगा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा ताइवान, ठीक है। ताइवान के आपको नॉर्दर्न साइड में देखने को मिलेगी ताइवान स्टेट। अब ये क्या कर रही है, देखो अगर आप ताइवान के भी आगे जाओगे ना, तो आपको ईस्ट चाइना सी देखने को मिलता है। तो ताइवान स्टेट क्या करती है, दरअसल में आपको साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है ना। आप इन पर्टिकुलर मैप्स, मैंने सारे मैप्स यहां पे लगा रखे हैं, कहीं भी डाउट हो ना तो आप इन मैप्स को आगे पीछे करके देख सकते हो, क्योंकि मल्टीपल मैप्स मैंने इसीलिए लगा रखे हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है।
तो ताइवान स्टेट किसको कनेक्ट करती है? साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी के साथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे कन्फ्लिक्टेड जोन जो आपको पता होने चाहिए थे, स्कारबरा शो, स्पार्टली और पारासेल। इन सभी का नाम आपको कहीं ना कहीं नहीं भूलना है ताकि आपको ये चीजें हेल्प कर पाए अपने एग्जाम के अंदर। क्लियर है सबको सारी चीजें? ठीक है, ये हो गया हमारा साउथ चाइना सी के रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट था। अब एक और पर्टिकुलर लोकेशन न्यूज में थी, दैट इज नटूना आइलैंड्स। ठीक है, दरअसल में क्या है ना, जो चाइना है यहां पर इलीगल फिशिंग कर रहा था, तो इस वजह से नटूना आइलैंड्स भी बार बार न्यूज में आ रहा था। तो नटूला आइलैंड्स के बारे में आप क्या ध्यान में रखोगे कि ये पर्टिकुलर कौन सी कंट्री के अंदर आपको देखने को मिलेगी? ये आपको देखने को मिलेगी इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है, देखो सौरभ, सुडान अभी तो करवाया, ठीक है, आप शायद लेट ज्वाइन किए हो, अभी मैं जस्ट अभी करवा के ही हटाऊं यहाँ पे सुडान के बारे में। ठीक है, तो उसको आप अभी स्टार्टिंग में आप देख लीजिएगा, सुडान मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये नटूना आइलैंड के बारे में आप ध्यान में रखोगे क्योंकि यहाँ पे ये न्यूज में रहा था, क्योंकि चाइना इलीगल फिशिंग करता हो यहाँ पे काफी बार देखा गया। तो ध्यान रखना, नटूना आइलैंड रिलेटेड टू व्हाट? इंडोनेशिया। क्लियर हुआ यहां तक? कोई डाउट किसी को साउथ चाइना सी के रिगार्डिंग? बिल्कुल सभी लोग सही बता रहे हैं, ताइवान स्टेट, यस 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 करेक्ट। हाँ जी, एनी डाउट्स? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आगे अगर हम थोड़ा डिस्कस करें तो देखो, एक ना पर्शियन गल्फ वाला जो एरिया है ना, ये भी बहुत बार न्यूज में रहता है। एक्चुअल में थोड़ा सा बस आपको ना यहाँ पे लोकेशन समझाना चाहता था। पहली बात नोटिस करो, यहां पर आपको कंट्री देखने को मिलती है कौन सी? ओमान। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में अच्छे से समझ लिया कि आखिर जीसीसी है क्या, राइट? देखो, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर ये सारे आपको कंट्रीज देखने को मिल जाते हैं, जो हमने 6 कंट्रीज पढ़े हुए हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट कंट्री कौन सी है? ओमान। और यहां पर आपको देखने को मिलती है गल्फ, दैट इज गल्फ ऑफ ओमान। यहां पर अगर आप थोड़ा यहां पे आ जाएंगे, ईरान के यहां पे सदर्न साइड पे, तो आपको देखने को मिलता है क्या? पर्शियन गल्फ। और इसके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जो इन दोनों को कनेक्ट करती है, उसका नाम क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये नाम आप नहीं भूलोगे, ठीक है? और यहीं पर आपको बंदर अब्बास देखने को मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर आपको नॉर्दर्न साइड पे ईरान देखने को मिल जाएगा, उसी तरह से सदर्न साइड पे जो छोटा सा जो एरिया है ना, ये देखो, ये दरअसल में ओमान का एरिया है। ठीक है, ये यूएई मत समझना, ये जो छोटा सा एरिया यहाँ पे ओमान वाला एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। तो कोई आपसे पूछे कि जो पर्शियन गल्फ है किस किस को कनेक्ट करती है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसको कनेक्ट करती है? इट कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। तो दोनों चीजों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहां पर हमारे कुछ पोर्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे चाबहार पोर्ट। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि चाबहार पोर्ट कहां पर है, तो आप बता पाओगे गल्फ ऑफ ओमान के पास में हमें चाबहार पोर्ट देखने को मिल जाएगा। एक यहां पर ग्वादर पोर्ट भी है, दरअसल में ग्वादर पोर्ट भी काफी पास में है पाकिस्तान के अंदर। तो नियरली 72 किलोमीटर का यहां पे फासला हमें देखने को मिलता है बिटवीन चाबहार पोर्ट एंड ग्वादर पोर्ट। गेटिंग द पॉइंट? तो ये कुछ पॉइंट्स थे विद रिगार्ड्स टू जो हमें पर्शियन गल्फ के आसपास या फिर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके आसपास समझने थे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी। अब मुझे बताओ, कोई डाउट हो? सुडान हमने पढ़ लिया, साउथ चाइना सी की लोकेशंस हमने देख ली, जो स्ट्रेट्स थी वहां पर वो हमने समझ ली हैं, जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स थी, और कहीं ना कहीं जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स थे हमने उनको भी समझ लिया, और साथ ही साथ हमने पढ़ लिया क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। यहां तक कोई डाउट हो? बिल्कुल, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, चाबहार पोर्ट हमें ईरान के अंदर देखने को मिल जाएगा। इवन देखो, याद करो पिछले लेक्चर्स के अंदर ना मैंने आपको अफगानिस्तान के अंदर भी जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में डिस्कशन करी थी, तो जराज दिलाराम हाईवे के बारे में डिस्कशन किया था। दरअसल में ये उसी को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता हुआ हमें देखने को मिल जाता है चाबहार पोर्ट के थ्रू। तो यहां पर उसी से ही हमें कनेक्टिविटी, बिल्कुल विश्व उपाध्याय ने बोला भी है, चाबहार जराज दिलाराम, बिल्कुल ठीक पॉइंट आप यहां पे कह रहे हो। इज इट ओके? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अभी चलते हैं, देखो थोड़ा यूक्रेन के क्राइसिस को समझ लेते हैं। ठीक है, यूक्रेन जो था ना, एक्चुअल में पिछले साल के अंदर काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। रशिया यूक्रेन के अंदर बहुत बार हमें बहुत सारी अलग अलग लोकेशंस न्यूज में देखने को मिली है। देखो पहली बात समझना, मैंने ना पीडीएफ के अंदर ना सारी चीजें दे रखी हैं। ठीक है, आपको ये जो पीडीएफ है ना, हमारे जो ओनली एस टेलीग्राम चैनल है, ओनली एस नथिंग एल्स का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मैं पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो एक बार जस्ट इन मैप्स को गो थ्रू कर लेना। ठीक है, तो पहली बात तो समझो कि चलो ठीक है सर, ये यूक्रेन वाला क्राइसिस न्यूज में डेफिनेटली था, तो हमें समझना क्या है? हमें समझना है पहली बात तो कि कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं यूक्रेन की जो हमें देखने को मिलती हैं। क्योंकि देखो पिछले साल हमने देखा ना, अफगानिस्तान की बॉर्डरिंग कंट्रीज के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, अजरबैजान के बारे में पूछ चुका है। तो अगर कहीं ना कहीं हम यूक्रेन का डिस्कशन कर रहे हैं, तो यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो कुछ कंट्रीज के बारे में समझो।
पहली बात तो नॉर्थ ईस्ट की साइड पे आपको रशिया तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, यहां पे तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। उसके साथ में अगर आप नोटिस करो, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है बेलारूस, वो नदन साइड में देखने को मिल जाएगा। आपको नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलता है पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, सदर्न साइड में आपको रोमानिया और मोल्दोवा। ये कुछ कंट्रीज हैं जो यहां पर क्या करती हैं, यूक्रेन के साथ अपना बॉर्डर टच करती हैं, ठीक है, समझ पाए, ध्यान रखना इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वहां पे रशिया आ गया, ठीक है, बेलारूस आ गया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया एंड मोल्डोवा, इन सभी के साथ यहां पे इसका बॉर्डर टच होता है। पहली बात तो चलो ये समझ आ गई सर। इसके अलावा हमें और क्या चीजें ध्यान में रखनी है, और चीजें हम ध्यान में रखेंगे इसके रिगार्डिंग, ये यहां पर ब्लैक सी के बारे में, ठीक है, तो ब्लैक सी के साथ इसका बॉर्डर टच होता है। हम देखो ये वाला मैप तो क्लियर होगा। ब्लैक सी के बारे में अगर आप नोटिस करो, हमने बॉर्डरिंग कंट्रीज ब्लैक सी की पढ़ रखी हैं। एक बार मुझे जस्ट कमेंट्स पे बता दो कि कौन कौन सी कंट्रीज थी ब्लैक सी को टच करती है, मैंने आपको ट्रिक्स भी बता रखी है इसके रिगार्डिंग। तो डेफिनेटली वहां पे आपने नोटिस किया था कि ब्लैक सी को रशिया, जो हमारा यूक्रेन है वो भी टच करता है। अब इसके साथ में यहां पर एक वाटर बॉडी है, इसका नाम क्या है एक बार बताओगे मुझे कमेंट्स में? इसका नाम है यहां पे सी ऑफ एजोव, ठीक है, ये पर्टिकुलर जगह भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको पहली बात तो एरिया पता लगा कि हम बात कहां की कर रहे हैं, यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं, एंड कैसे यहां पे हमें कहीं ना कहीं कुछ लोकेशंस के बारे में आइडिया लग पा रहा है। क्लियर है? ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं जरा और। ठीक है, ये देखो यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या, क्रीमियन पेनिनसुला, ठीक है। एक्चुअल में हुआ क्या था, जैसा अभी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है, एक सिमिलर कॉन्फ्लिक्ट हमें 2014 में देखने को मिला था। उस टाइम के ऊपर हमें देखने को मिला था कि जो रशिया है उसने इस एरिया को यहां पे एनेक्स कर लिया था, क्रीमियन पेनिनसुला को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका सी ऑफ एजोव हो गया, ठीक है। एक नाइपर रिवर है, ठीक है, नाइप्रो भी बोल सकते हो। तो ये यहां से आती आती कहीं ना कहीं हमें यहां पे देखने को मिल जाती है। दो रिवर्स के बारे में ध्यान दो। एक तो होगी डेन्यूब रिवर, ठीक है ना, जो इस तरह से, ठीक है, ये इसका पाथ रहा, एंड साथ ही साथ जो आपकी नाइपर रिवर है, ये दोनों का आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि दोनों यहां पे ब्लैक सी में होती हुई देखने को मिल जाती है। तो दोनों की लोकेशन हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओडिशा जो सिटी थी, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है। चलो ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया। इसके अलावा और क्या है, देखो यहां पर ये रहा आपका ब्लैक सी, और इस साइड पे अगर आप थोड़ा नीचे आओगे, यहां पर आपको देखने को मिलता है क्या, मेडिटेरियन सी। तो अगर आपको मान लो ब्लैक सी से मेडिटेरियन सी जाना हो तो आप कैसे जाओगे? सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान में रखना है, यहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट सिटी देखने को मिलेगी, दैट इज इस्तांबुल। तो टर्की यहां पे आ जाता है, ठीक है ना, टर्की की बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, कैपिटल नहीं है बट वैसे ठीक है, ठीक है ना। तो इस्तांबुल सिटी आ जाती है, तो इस्तांबुल यहां पे देखने को मिलती है। यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, दैट इज बॉस्फोरस स्टेट। तो इस स्टेट का भी नाम आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। फिर सर ये जो वाटर बॉडी है यहां पे, इसका क्या नाम है? देखो दिस इज एक्चुअली सी ऑफ मरमरा, ठीक है सर। फिर इसके बाद आपको देखने को मिलेगी यहां पे डार्डेनल स्टेट देखने को मिलेगी, एंड अकॉर्डिंगली यहां पे एजियन सी, एंड लास्टली आपको मेडिटेरियन सी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, ठीक है। ब्लैक सी, अकॉर्डिंगली आप मूव करें कहीं ना कहीं बॉस्फोरस स्टेट, सी ऑफ मरमरा, डार्डेनल स्टेट हो गया, एंड अकॉर्डिंगली आप एजियन सी तक देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखना ये टर्की कंट्री है, ठीक है। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस है। ये रिवर्स भी इंपॉर्टेंट थी, जैसा कि हमने यहां पे समझने की कोशिश करी। कोई डाउट हो एक बार ब्लैक सी और उसके आसपास के एरिया के रिगार्डिंग तो एक बार पूछ लो, ठीक है। सी ऑफ क्रेट भी यहां पे देख सकते हो, ये भी थोड़ा न्यूज में रहा था मल्टीपल रीजंस की वजह से, ठीक है। देखो हमने रिवर्स भी समझ ली इस पर्टिकुलर मैप के अंदर, हमने कहीं कहीं स्टेट्स भी समझ ली, हमने कैसे ब्लैक सी से कैसे मेडिटेरियन सी तक पहुंचना है, ये पर्टिकुलर चीज भी हमने समझ ली है। देखो साथ एक्चुअली मैप तो काफी क्लियर है जहां तक मैं देख पा रहा हूं, ठीक है। बाकी लोग भी एक बार बताओ मुझे एक बार की मैप क्लियर है या नहीं है, ठीक है। आई थिंक आपकी शायद क्वालिटी, आप वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो अपने एंड पे, तो उसके बेसिस पे ये चीज हो जाएगी। मैप्स तो मैं काफी ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द मैप्स आर प्रीटी क्लियर। जैसे यहां पर भी इसी का ना एक इलेबोरेटेड वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा। सी ऑफ मरमरा देख सकते हो आप, डार्डेनल स्टेट देख सकते हो, एजियन सी, एंड उस तरह से मेडिटेरियन सी। क्लियर? अब यूक्रेन में सर कुछ इंपॉर्टेंट और कौन सी लोकेशन हमें देखने को मिली? देखो पहले तो आप जानते हो यहां पे आपको डोनेट्स्क और लुहांस्क, ये दो एरियाज देखने को मिलते हैं, जिनको आप डॉनबॉस रीजन भी बोलते हो ना, ठीक है ना। तो यहीं पर आपको देखने को मिलते हैं डोनेट्स्क और लुहांस्क, के दो इंपॉर्टेंट एरियाज आपको यहां पे यूक्रेन के ईस्टर्न साइड में देखने को मिल जाएंगे। प्लस कीव, द कैपिटल सिटी ऑफ रशिया, सॉरी यूक्रेन, ठीक है। उसी तरह से यहां पे ओडिशा आपको देखने को मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट सिटी थी। क्रीमिया का हमने डिस्कशन किया, क्रीमियन पेनिनसुला के बारे में,
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गया। यहां पर ना ट्रांसनिस्टेरिया आपसे कोई पूछे ना, तो दरअसल में वो मोल्दोवा का रीजन है, ठीक है। तो ये मैं आगे भी पढ़ाऊंगा आपको एक बार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। कुछ और भी लोकेशंस हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां नोटिस कीजिए, ठीक है, सारी मैंने यहां पे लगा दी है, पर एक इंपॉर्टेंट लोकेशन मैं आपको बताना चाहता था। कुछ वहां पे ना न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की काफी न्यूज आई थी, यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा न्यूज आई थी कि यहां पर अटैक हो रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के रिगार्डिंग। तो जैसे चेर्नोबिल तो चलो पुराना हो गया, ठीक है, ये तो काफी पुरानी न्यूज है, बट ये ज़ैपोरिज़िया, ठीक है, ये आपसे कोई पूछेगी कि ये क्या चीज है, तो आप बताओगे कि यहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट हमें देखने को मिलता है यूक्रेन के अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट लोकेशन थी विद रिगार्ड्स टू यूक्रेन, जो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा और भी लोकेशंस हैं, बट दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो हमें अच्छे से डेफिनेटली पता होनी चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। एक देखो ये वाला मैप थोड़ा अनक्लियर है, दरअसल में मुझे इसका कोई प्रॉपर मैप मिला नहीं। तो स्नेक आइलैंड, ये स्नेक आइलैंड भी थोड़ा न्यूज में रहा था। इसको आप लोग ना जिम्नी आइलैंड करके भी बोला जाता है, ठीक है ना, जिम्नी आइलैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये इसकी लोकेशन क्या है स्नेक आइलैंड की। ये भी दरअसल में ब्लैक सी के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। न्यूज में क्यों था सर? देखो न्यूज में इसलिए था क्योंकि रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस वॉर चल रहा था यहाँ पे, एंड यहाँ पे ऐसा माना गया था कि यूक्रेन ने काफी सारे रशियंस को यहाँ पे पछाड़ दिया है। उस वजह से स्नेक आइलैंड वाला जो लोकेशन है ये न्यूज में था। इसको सरपेंट आइलैंड भी बोलते हैं, जिम्नी आइलैंड भी बोलते हैं। तो ये पर्टिकुलर लोकेशन भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। रिवर्स हमने समझ ली है, कंट्रीज की लोकेशन समझ ली है, कंट्री की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं, एंड कुछ इंपॉर्टेंट जो सिटीज थी वो भी हमने समझ ली है, ठीक है। एक क्वेश्चन ट्राई करो, ये यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, एक बार इसको आंसर करने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस कीजिए, ये मैंने आपको यहां पे जाम्बेजी रिवर को मार्क किया है। जब हम बात करते हैं देखो जाम्बेजी रिवर की, तो कौन सा कॉन्टिनेंट है ये? पहली बात तो आप देख सकते हो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। तो जाम्बेजी रिवर फ्लो करती हुई ना मोजाम्बिक चैनल के पास में जाती है। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ? ये कौन सा एरिया हुआ? ये यहां पर हमें देखने को मिलता है कौन सा? आपका इंडियन ओशन, ठीक है। तो जाम्बेजी रिवर कहां पे फ्लो करती है? आपकी इंडियन ओशन के अंदर। पर यहां पर क्या लिखा रखा है? यहां पर इंडियन ओशन ही बोला है, तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, जाम्बेजी तो बिल्कुल ठीक हो गया। उसी तरह से हम बात करें अगर वोल्गा रिवर की, ठीक है ना, तो वोल्गा रिवर दरअसल में हमें कैस्पियन सी के अंदर जाती हुई देखने को मिलती है। तो वोल्गा का, रशिया का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर, जैसे दनूब हमने डिस्कस किया, नाइपर डिस्कस किया ना, उसी तरह से वोल्गा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर वोल्गा का आ जाएगा कैस्पियन सी। तो सर थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। उसी तरह से थेम्स और मेकॉन्ग देखना है। देखो थेम्स की अगर हम बात करें तो आप जानते हो लंदन, ठीक है। आप लोगों ने, मुझे किसी ने कॉमेंट्स में भी लिखा था कि सर हमने तो एक मूवी देखी थी, ठीक है, अक्षय कुमार की, मुझे नाम नहीं आ रहा, आई थिंक हाँ, नमस्ते लंदन मूवी देखी थी, उसमें इसका जिक्र हुआ था, ठीक है ना, थेम्स नदी का। तो थेम्स जो रिवर है वो लंदन से हमें जाती हुई देखने को मिलती है। और ये जाती है कहां पर फ्लो करती है इन दी एंड? ये फ्लो करती है नॉर्थ सी के अंदर, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। इंग्लिश चैनल हो गया, ये आप इंग्लिश चैनल को भी ध्यान से देखो। किसी ने पूछा इंग्लिश चैनल के बारे में, तो दरअसल जो इंग्लिश चैनल है ना वो आपके नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है। यहाँ पर कौन सी साइड होती है? अटलांटिक ओशन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखना कि इंग्लिश चैनल इनको कनेक्ट करता है, ठीक है। दैट इज स्ट्रेट ऑफ डॉवर होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे लोकेशंस थी, तो ध्यान रखना। जो हम थेम्स की बात कर रहे हैं वो नॉर्थ सी के अंदर जाती हुई हमें देखने को मिलेगी। एंड लास्टली मेकॉन्ग रिवर, तो हमने जब मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन हमने पढ़ा था तभी हम समझ गए थे। तो जो मेकॉन्ग रिवर है ना हमें साउथ चाइना सी के अंदर फ्लो होती हुई देखने को मिल जाएगी। गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन था, कहीं ना कहीं मेकॉन्ग रिवर हमने देखा कैंडेमान सी था, ये गलत हो गया, ठीक है। थेम्स हमने नॉर्थ सी देखा, तो ये भी गलत हो गया। वोल्गा एंड जाम्बेजी ये दोनों करेक्ट थे। तो यहां पर हमारा सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, 3 and 4 ओनली। तो इस तरह से अगर हमें अच्छे लोकेशंस के बारे में क्लैरिटी है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। गेटिंग द पॉइंट? तो ये सारी चीजें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। क्लियर है? हाँ जी सभी को, ठीक है। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ना कई बार आगे आगे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब अभी हो सकता है मेकॉन्ग दोबारा पूछ ले, या वोल्गा पूछ ले, जाम्बेजी पूछ ले। कई बार ऐसे क्वेश्चन ना रिपीट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार न्यूज में रहती है ये चीजें। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे ना अभी आप जानते हो जनवरी के मंथ में, इफ आई एम राइट, तो जनवरी के मंथ में हमें यहाँ पे एक अर्थक्वेक देखने को मिला था, टर्की और सीरिया के अंदर हमें देखने को मिला था। तो थोड़ा सा हमें इनकी लोकेशन हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर नाम आप डेफिनेटली ध्यान में रखिएगा, कहरामनमरास, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन थी विद रिगार्ड्स टू दिस टर्की अर्थक्वेक। एकिनोजो, ठीक है, और गाजियान्टेप,
यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब अर्थक्वेक था जो हमें देखने को मिला पिछले साल के अंदर, तो उस वजह से ये लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती थी, स्पेशली जब मैं बात करता हूं कहरा मनमराज की, तो ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। बाकी आप सीरिया के बारे में, अलिप्पो के बारे में जानते होंगे, ठीक है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है कि अलिप्पो जो है वो कौन सी कंट्री के अंदर देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली आप सीरिया का उसका नाम अंदर डाल सकते हो। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो पिछले ना 6 महीने में कुछ इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं देखने को मिले थे, ठीक है, तो इनका हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अभी इसी तरह से ना जो धनुषकोडी है, ठीक है, धनुषकोडी भी काफी न्यूज में रहा है, ठीक है, काफी अच्छी जगह है ये घूमने के लिए, आप कभी फ्री हुए तो आप डेफिनेटली जाना, ठीक है, मैं भी अराउंड 4-5 साल पहले विजिट करके आया था, काफी अच्छी जगह है ये। तो देखो धनुषकोडी की जब हम बात करते हैं ना, दरअसल में आप नोटिस कीजिए कि इंडिया और श्रीलंका है, ठीक है ना, इंडिया और श्रीलंका, यहां अगर आप जाते हो रामेश्वरम के पास में, तो वहां से एक जो रास्ता है यहां पर हमें धनुषकोडी देखने को मिलेगा, बिल्कुल यहां पे इंडिया का पार्ट है ये, ठीक है, बिल्कुल श्रीलंका के बिल्कुल करीब में देखने को मिलता है। आप सभी जानते हो कि इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट किया जाता है थ्रू गल्फ ऑफ मन्नार एंड पल्क स्ट्रेट, और यही पर्टिकुलर लोकेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए विद रिगार्ड्स टू धनुषकोडी। ये रामेश्वरम रहा और ये रहा धनुषकोडी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट प्लेस इन श्रीलंका दैट इज जाफना, ठीक है, जाफना प्रोविंस के बारे में आप जानते होंगे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी विद रिगार्ड्स टू धनुषकोडी। ये धनुषकोडी भी ना बार बार न्यूज में आया था, तो ध्यान में रखना जो पंबन आइलैंड्स है उसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज व्हाट, दैट इज धनुषकोडी, हमें देखने को यहां पे मिल जाता है, ठीक है। एक तरफ आपको बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ इंडियन ओशन है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस है विद रिगार्ड्स टू धनुषकोडी। क्लियर है। इसको ना घोस्ट टाउन के नाम से भी बोला जाता है। दरअसल में हुआ क्या था, रामेश्वरम में साइक्लोन आया था 1964 के अंदर, तो उसके बाद इस पर्टिकुलर जो टाउन है इसको हम घोस्ट टाउन के नाम से भी जानते हैं। तो एक तो ये रीजन हो गया इसके न्यूज में रहने का, साथ में कहीं ना कहीं बिल्कुल ओनली आइस ने लिखा है एपीजे अब्दुल कलाम का सर का जो बर्थ प्लेस था बिल्कुल रामेश्वरम के अंदर देखने को मिलता है, वहां उनका घर भी है, ठीक है, उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो वो बात भी बिल्कुल ठीक आपने सभी ने सही पकड़ी है। साथ में ही एक स्टूडेंट ने लिखा है कच्चातीबू आइलैंड, तो डेफिनेटली जो कच्चातीबू आइलैंड है वो भी दरअसल में इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक डिस्प्यूट रहा है, ठीक है। एक्चुअल में 1970s के अंदर जब इंदिरा गांधी जी हमारी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी उस टाइम पर हमने, ठीक है, काफी डिस्प्यूट्स था, तो काफी बार हमारे जो फिशरमैन हैं वो पकड़ लिए जाते हैं, ठीक है ना, तो उस वजह से डिस्प्यूट कच्चातीबू आइलैंड के रिगार्डिंग हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। बहुत ही फेमस पंबन ब्रिज भी आपको देखने को मिलेगा यहीं पे पास में ही, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग हमें पता होने चाहिए। अच्छा, धनुषकोडी के रिगार्डिंग ही ना जो राम सेतु है वो भी बहुत न्यूज में रहा है, ठीक है। एक्चुअल में हम बात करें, अगर आप यहाँ पे लोकेशन देखोगे इसकी, हाँ जी, चलो इसी में देख लेते हैं। तो यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो अगर हमें ना यहां से मूव करना होता है, ठीक है ना, अगर हमें बे ऑफ बंगाल से ऊपर वाली साइड जाना है तो कहीं ना कहीं पूरा श्रीलंका को क्रॉस करते हुए ऐसे जाना पड़ता है। अब ये है क्या, एग्जिस्टिंग रूट, अब काफी लंबा पड़ जाता है, ठीक है ना। तो हमने क्या एक बार प्रपोज किया कि एक सेतु समुद्रम केनाल होनी चाहिए, ये भी आप वर्ड ध्यान में रखोगे, सेतु समुद्रम। तो ये क्या बात करती है, ये बात करती है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में से हम निकल के जाएं। कहने का मीनिंग क्या, जो मैंने डिस्कस किया ना, बे ऑफ पल्क स्ट्रेट हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, वहां से निकल के जाने की यहां पे बात करी जाती है। पर हमारे कुछ रिलीजियस बिलीफ्स हैं, रिलीजियस बिलीफ्स क्या हैं कि यहां पर ना हमें राम सेतु देखने को मिलता है, ठीक है। काफी लोग इसको एडम्स ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि हिंदुज्म और जो इस्लाम है उसके अंदर अलग अलग फिलॉसफीज हैं इसके पीछे कि कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ। तो काफी लोग मानते हैं कि एक तरह से ना ये एक नेचुरल नहीं एज इन, ठीक है ना, रिलीजियस सिग्निफिकेंस इसका मानते हैं, ठीक है। उस वजह से राम सेतु के बारे में हमें पता होना चाहिए कि उस टाइम जो राम भगवान थे और हनुमान जी थे उनके साथ में, तो उन्होंने मतलब पत्थर एक तरह से, ठीक है ना, उन्होंने लिखा उसके ऊपर, एंड कहीं ना कहीं वो एक तरह से रास्ता बन गया। सिमिलरली इस्लामिक के हिसाब से भी एडम इनको बताते हैं कि उनके द्वारा इस ब्रिज को यूज किया गया था। तो अलग अलग स्टोरीज हैं, ठीक है, एक तरह से आप देख सकते हो, पर डेफिनेटली हमें राम सेतु के बारे में, इसके बारे में, अपनी इसकी लोकेशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन मार्क उठे हैं, ठीक है। और सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के बारे में हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए कि ये आखिर सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट किस चीज के साथ रिलेट करता है। ऑल क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं, साहेल रीजन के बारे में समझ लेते हैं। दरअसल में ये साहेल रीजन लाने का पॉइंट क्या है, दैट इज ऑपरेशन बारखेन। दरअसल में है क्या, ऑपरेशन जो बारखेन था वो कौन सी कंट्री का था, मुझे एक बार कमेंट्स में बताओ, ठीक है ना, फिर इसको डिस्कस करते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं ना ऑपरेशन बारखेन की, दरअसल में यहां बात होती है हमारी फ्रांस की, ठीक है। यहां पर थोड़ा टेररिज्म हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला था पिछले कई सालों के अंदर, अराउंड 7-8 साल पहले, ठीक है, और उसी वजह से फ्रांस के द्वारा ऑपरेशन बारखेन को यहां पर रन किया गया था। मोस्टली जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जैसे फॉर एग्जांपल
अल कायदा हो गया, उनको टैकल करने के लिए इस ऑपरेशन को रन किया गया था। फिर काफी सारे और भी चीजें इन्वॉल्व हुई इसके अंदर, ठीक है। बट इन दी एंड क्या हुआ, इन दी एंड अब इसको सस्पेंड किया जा रहा है। तो इस वजह से ऑपरेशन बारखेन न्यूज में है और साहेल रीजन न्यूज में है। एक्चुअल में ना ऑपरेशन बारखेन इसका नाम बाद में पड़ा, पहले इसका नाम था ऑपरेशन सेरवल, SERVAL। तो पहले ये नाम था, बट बाद में हमने कहीं ना कहीं इसको अलग अलग चीजों में स्केल अप किया, तब हमने इसका नाम क्या रख दिया, ऑपरेशन बारखेन। तो ये साहेल रीजन जो है ना, ये डेफिनेटली हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहां पर इवन आप नोटिस करो, हमने स्टार्टिंग में सूडान के बारे में पढ़ा ना, तो सूडान भी वहीं पर आता है, साहेल रीजन के अंदर ही हमें देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली सूडान इंपॉर्टेंट था, ऑपरेशन बारखेन भी हमारे लिए डेफिनेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे विद रिगार्ड्स टू साहेल रीजन, डेफिनेटली हमें अच्छे से पता होने ही चाहिए। इज इट ओके? ठीक है। यहां पर ना काफी चीजें भी हो रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्चुअल में बात करते हैं हम यहाँ पे डिजर्टिफिकेशन की। डिजर्टिफिकेशन यहाँ पर काफी ज्यादा इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिला है पिछले कई सालों के अंदर, और उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं। ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, ठीक है, ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट किसी ने बताया, तो बिल्कुल वो प्रोजेक्ट हमें यहाँ पे साहेल रीजन के अंदर देखता हुआ मिल जाता है। तो ये साहेल रीजन भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन से रीजन की अक्सर हम बात करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अटेम्प्ट करा रहा हूं, ठीक है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। मैं फिर से बता रहा हूं, जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ में बहुत सारे मैप्स हैं, बहुत सारी ठीक है ना, बहुत सारे मैप्स और भी मैंने इंक्लूड किए हैं जस्ट फॉर योर क्लैरिटी। तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है ना। तो एक बार पीडीएफ डेफिनेटली इसके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, वो एक बार हमारा टेलीग्राम चैनल डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर हुआ सबको? एक बार क्वेश्चन ट्राई करो, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था हमसे ये, विद रिगार्ड्स टू यूएन जनरल असेंबली। तो इसको भी एक बार आप कोशिश कीजिए, ठीक है। इसका आंसर एक्चुअल में डी ही है। अगर आप जैसे नोटिस करो, जैसे फॉर एग्जांपल पैलेस्टीन हो गया, जो PLO बात करते हैं, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी एक तरह से UNGA के द्वारा ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। इवन चलो और छोड़ो, हम ISA की बात करते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसको भी एक तरह से हमने ऑब्जर्वर स्टेटस दे रखा है, ठीक है ना। एंड साथ ही साथ इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी ऑब्जर्वर स्टेटस मिलता है UNGA के अंदर, तो ये बात भी ठीक है। एंड साथ ही साथ अपने वो मिशंस को भी मेंटेन कर सकते हैं एट देयर हेडक्वार्टर्स। तो काफी सिंपल स्टेटमेंट्स थी। तो यहां पर इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन ट्राई करो, देखो ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला। इसको एक बार बताओ मुझे सेनकाकू आइलैंड्स के बारे में, अभी इनको भी डिस्कस करेंगे। जब हम देखो बात करते हैं ना सेनकाकू आइलैंड्स की, आप नोटिस करना कि दरअसल में इनको, ये रहा आपका चाइना और ये रहा आपका जापान, ठीक है ना। तो इनके बीच में यहां पर आइलैंड्स हैं, सेनकाकू आइलैंड्स, एंड दीज आर द डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन चाइना एंड जापान, ठीक है। दरअसल में इसका ना सेनकाकू आइलैंड्स वाला नाम है ही है, उसके अलावा काफी बार इसको डियाओ आइलैंड्स, DIAYOU, तो ये नाम भी आप ध्यान में रखोगे, ये इसी का ही नाम है, ठीक है। दरअसल में क्या होता है, कंट्रीज अपने हिसाब से इनको नेम करने की कोशिश करती हैं। तो सेनकाकू आइलैंड्स कह लो, डियाओ आइलैंड्स कह लो, ये यहाँ पे डिस्प्यूटेड आइलैंड्स देखने को मिलते हैं बिटवीन चाइना एंड जापान। तो इतना अगर आपको पता होता, आप आसानी से बता देते कि चाइना और जापान यहाँ पे मैरीटाइम डिस्प्यूट्स में अंदर देखने को मिलता है इन द ईस्ट चाइना सी। अभी पीछे पढ़ के आए हम ईस्ट चाइना सी के बारे में, तो ये आप नोटिस कर सकते हो, दिस इज ईस्ट चाइना सी। क्लियर हुआ सेनकाकू आइलैंड्स, ठीक है। ज्यादातर देखो लोकेशंस के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा कि क्या डिस्प्यूट है, क्यों है डिस्प्यूट, नहीं। अगर आइडिया था कौन सी कंट्री के बीच में है, तो आराम से बाकियों को आप एलिमिनेट कर लेते और आपका आंसर आपको मिल जाता। एक और है यहां पर कुरिल आइलैंड्स, ठीक है। जब हम बात करते हैं कुरिल आइलैंड्स की, तो ध्यान रखना कि ये डिस्प्यूट किसमें है। अब ये डिस्प्यूट देखने को मिलता है किसके बीच में, जापान और रशिया के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों कंट्रीज को भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। बिल्कुल ओनली ISC ने पहले ही लिख दिया है, कमचत्का और कुरिल आइलैंड्स बिल्कुल डिस्प्यूटेड है, तो बिल्कुल सही बात है, रशिया और जापान, आप मेरे से भी एक कदम आगे चल रहे हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी ही चाहिए। क्लियर हुआ? तो कुरिल आइलैंड्स बिटवीन रशिया एंड जापान, दैट इज अ करेक्ट थिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, 2022 का क्वेश्चन है। देखो यहां पर भी ना एक दो सिटीज या एक दो रीजन्स का तो आपको डेफिनेटली पता ही होगा, बाकियों को भी एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ना क्वेश्चंस में ऐसी चीजें रिपीट हो जाती हैं। एक बार ट्राई कीजिए इन सभी के बारे में। देखो यहाँ पे एक्चुअल में है कि जब हम बात करते हैं एनाटोलिया की, तो ध्यान में रखना ये हमें देखने को मिलेगा बिल्कुल टर्की के अंदर ही देखने को मिल जाता है, ठीक है। टर्की की लोकेशन हम पिछले लेक्चर्स के अंदर समझ आ चुके हैं। उसी तरह से जब मैं बात करता हूं यहाँ पर अम्हारा की, तो यहाँ पर अम्हारा हमसे पूछा था क्या ये इथियोपिया के अंदर है, तो बिल्कुल ठीक है। अभी थोड़ी देर में आपको टिग्रे रीजन भी आपको समझाऊंगा, तो दरअसल में इथियोपिया के अंदर ही देखने को मिल जाता है। थर्ड, जब हम बात करते हैं काबो डेलगाडो की, ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर, मोजाम्बिक के अंदर, ठीक है।
और उसी तरह से जब हम बात करते हैं कैटालोनिया की, तो ये तो पहले भी पूछा हुआ है, ठीक है, 2 या 3 साल पहले यूपीएससी ने सेम यही पूछा था कि कैटालोनिया कहां देखने को मिलता है, तो ये यहाँ पे बात हो जाती है आपकी किसकी, स्पेन की, ठीक है। आई एम वेरी श्योर आप लोग जो फुटबॉल फैंस होंगे वो बार्सिलोना के बारे में जानते होंगे, तो वहां पर भी काफी यहाँ पे इसके रिगार्डिंग बात चलती रहती है विद रिगार्ड्स टू कैटालोनिया, तो ये आपको अच्छे से पता होना ही होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, उनके ऊपर आएंगे, इनके ऊपर भी बाद में। जैसे एड्रियाटिक सी की आप बात करो, ये देखो एड्रियाटिक सी हमें यहां पे देखने को मिल जाएगा, क्लियर। यहां पे नोटिस करो अगर आप, तो यहां पर आपको वेस्टर्न साइड में इटली देखने को मिल जाएगा, उसी तरह से नॉर्दर्न साइड में इसके स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जोनिक, मॉन्टेनेग्रो, अल्बेनिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जो हमें यहाँ पे एड्रियाटिक सी को बॉर्डर करती हुई हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो अल्बेनिया, ठीक है, डेफिनेटली यहां पे इसका बॉर्डरिंग कंट्री देखने को मिलता है, तो यहां पे ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। बट फिर भी नोटिस करो कि यूपीएससी ये नहीं चाहता कि आपको पांचों की पांचों बताओ, कुछ भी का भी आइडिया होता ना, उनमें से 2 या 3 का भी आइडिया होता, आप अपने आंसर तक आराम से पहुंच जाते। ब्लैक सी और कैस्पियन सी तो हमें डेफिनेटली कभी भूलना ही नहीं है, क्योंकि मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आ चुके हैं। ब्लैक सी तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। कैस्पियन सी भी आप जान चुके हो, ठीक है ना, हमने इसका अनुमानिक भी देखा हुआ है तारीख करके, तो ये भी हो जाएगा। साथ में ही देखो मेडिटेरियन सी की ना कंट्रीज एक्चुअल में बहुत सारी हैं जो इसको बॉर्डर करती हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसको याद करना, पर कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले बात तो जैसे फॉर एग्जांपल इजराइल है, तो इजराइल का बॉर्डर बिल्कुल टच होता है, यहां इजिप्ट का बॉर्डर टच होता है। एक बात ध्यान में रखना, जो जॉर्डन है ना, जॉर्डन का बॉर्डर टच नहीं होता मेडिटेरियन सी के साथ, बाकी लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, इन सभी का टच होता है। एंड ऊपर से हमने ये भी समझा हुआ है कि ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी को कौन सा पर्टिकुलर कंट्री के थ्रू जाते हैं, हम लोग टर्की के थ्रू जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ये आपका हो गया एड्रियाटिक सी, अभी डिस्कस किया था ना कि इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मॉन्टेनेग्रो और अल्बेनिया टच करते हैं, तो एड्रियाटिक सी की लोकेशन यहां पे हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये सिसिली बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर देखने को मिल जाती है, इस साइड पे आपका अटलांटिक ओशन आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी विद रिगार्ड्स टू मेडिटेरियन सी, बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली सारे कंट्रीज याद करना काफी मुश्किल है, बट एक रफ आइडिया होगा तो कहीं ना कहीं एलिमिनेट करने के अंदर हमारी हेल्प हो पाएगी। उसी तरह से हम लोग देखते रहते हैं रेड सी के बारे में भी, ठीक है। याद करो लेक्चर की स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था, कहां से स्टार्ट किया था लेक्चर हमने, ब्लू नाइल के थ्रू, व्हाइट नाइल के थ्रू, ये खार्तूम हमने देखा, ठीक है। शायद आप लोग पढ़ नहीं पा रहे होंगे, तो खार्तूम हम जानते हो सुडान की जो कैपिटल सिटी थी, तो ये हो गया हमारा सुडान। ये है यहां पर पोर्ट सुडान, यहीं से तो हमने क्लास की स्टार्ट करी थी, तो पोर्ट सुडान यहां पे हो गया। ऊपर ये जो पर्टिकुलर रिवर जा रही है ये नाइल रिवर है आपकी, ठीक है ना, तो इस तरह से मूव होती हुई ये व्हाइट नाइल, और ये आपकी चलेगी क्या, ठीक है, ये हो गया आपकी ब्लू नाइल इधर इथियोपिया में, ठीक है। तो इस तरह से इसको हमने समझा। अब ये यहां पर हमें देखने को मिला क्या, रेड सी देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो गया हमारा रेड सी, दिस इज रेड सी, बिल्कुल ठीक है। और यहां पर अगर आप जाओगे नदन साइड में, तो आपको यहां पे सुएज कैनाल देखने को मिल जाएगी, पोर्ट सईद भी यहां पे हमें देखने को मिल जाएगा, एंड ऊपर क्या है आपका मेडिटेरियन सी। तो इस तरह से आप यहां पे नोटिस कर सकते हो। इजराइल तो हमने समझा, ये हमारा है सिनाई पेनिनसुला, ठीक है, इजिप्ट का पार्ट है, पर इजराइल ने जब इनके बीच में वॉर हुई थी उस टाइम इसको जीत लिया था, बाद में वापस कर दिया था, ठीक है, सिनाई पेनिनसुला। उस ऊपर से शर्मल शेख के बारे में आपने सुना होगा अभी, ठीक है, COP 27 हमें देखने को मिली थी शर्मल शेख के अंदर, तो ये भी आपको शर्मल शेख यहां पे देखने को मिल जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है। अब बात करें, देखो रेड सी की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा आपका इजिप्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है, सुडान हो गया, उसी तरह से आपका यमन इस साइड हो जाएगा, ठीक है, आपका सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है, आपका एरित्रिया हो गया, एंड लास्टली आपका जो है जिबूती हो गया। ये सारी कंट्रीज यहां पे इसका बॉर्डर टच करती हैं। ये हो गया आपका जिबूती, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के पर्सपेक्टिव से, इंडिया चाइना रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से। उसी तरह से अरित्रिया, सूडान, ठीक है, आपका इजिप्ट, आपका सऊदी अरेबिया, एंड लास्टली आपका यमन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको एडन देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, ये कुछ लोकेशंस हैं जो डेफिनेटली हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनका आंसर पता होता तो डेफिनेटली ये जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, इसको आप आसानी से अटेम्प्ट कर लेते, ठीक है। सीरिया का बॉर्डर टच नहीं होता, ये बात आप जान चुके हो। नोटिस करना सीरिया कहां पर है, ठीक है ना, सीरिया के बारे में लोकेशन तो आप जानते होंगे, ठीक है ना। तो सीरिया हमने पढ़ा हुआ है, सीरिया दरअसल में ऊपर वाली साइड आता है, ये इजराइल हो गया, आपको बता देता हूं, ठीक है, ये रहा सीरिया, और ये बात कर रहा है रेड सी की, रेड सी नीचे है, ये सीरिया तो इजराइल के हमें याद करो उस दिन हमने गोलन हाइट्स पढ़ा था ना, तो यहाँ पे गोलन हाइट्स देखने को मिलती है इजराइल और सीरिया के बीच में,
ठीक है, तो सीरिया ऊपर वाली साइड है, तो सीरिया यहां पे हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक? कोई डाउट किसी को अभी तक? राइट, आगे चलते हैं। देखो नुसांतरा के बारे में समझ लेते हैं। ये पर्टिकुलर वर्ड भी न्यूज में रहा है। देखो दरअसल में जो इंडोनेशिया है ना, उसकी कैपिटल क्या है, मतलब उसकी कैपिटल थी जकार्ता, पर जकार्ता कुछ रीजंस की वजह से न्यूज में है, थोड़ा यहाँ पर एनवायरमेंट का नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला है, क्लाइमेट चेंज हो गया, ये पर्टिकुलर एरिया नीचे जा सकता है, तो कहीं ना कहीं जो इसकी कैपिटल है ना उसको चेंज किया जा रहा है। कहां पर? नुसांतरा, ईस्ट कालीमंतान के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए बोर्नियो जो है उसके अंदर, बोर्नियो आइलैंड जो होता है ना, वहां पर हमने उसका नाम क्या रख रहे हैं? नुसांतरा। ठीक है, जो कैपिटल सिटी इसकी बनने जा रही है, तो उसको रीलोकेट किया जा रहा है। ये सारे नाम नुसांतरा, ईस्ट कालीमंतान, बोर्नियो, जकार्ता तो थी ही, तो ये सारे वर्ड्स आपको पता होना चाहिए विद रिगार्ड्स टू इंडोनेशिया। ठीक है, थोड़ा आई नो थोड़ा ब्लड मैप है, बट यही मैं आपके लिए ला पाया था। ठीक है, तो नुसांतरा के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी रीजन क्या है इसका पीछे का हम समझ गए हैं, क्लाइमेट चेंज का रीजन रहा है इसके पीछे का, तो दैट इज समथिंग विच शुड बी नोन। हाँ जी, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और अटेम्प्ट कर लेते हैं। एक्चुअल में ना उस दिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पॉइंट्स रह गए थे यूएन के बारे में, तो यूएन को थोड़ा डिस्कशन करेंगे हम, पर पहले कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं। मैं देखो डी ही इसका सही आंसर है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमें ठीक देखने हुए मिल जाती हैं, जो आप सभी जानते होंगे यूएन क्लॉज है। ठीक है, यूएन क्लॉज के अंदर ये सारी प्रोविजंस प्रोवाइड करी गई हैं। 12 नॉटिकल माइल्स तक हमें जो कहीं ना कहीं है उसका टेरिटोरियल सी लिमिट देखने को मिलती है बेस लाइन से, उसी तरह से 200 नॉटिकल माइल्स हमारा ईजेड हो जाता है। अभी डिस्कस कर रहे थे ना जो साउथ चाइना सी का जो चीज थी कि चाइना का कहीं ना कहीं इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, वो ईजेड के रिगार्डिंग भी है। ठीक है ना, तो दैट इज वाई ये पर्टिकुलर चीज न्यूज में डेफिनेटली रहती ही रहती है। तो जो भी हम चीजें पढ़ रहे हैं उनका इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ क्या मुद्दा है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट आपकी हो जाएंगी। एक और क्वेश्चन ट्राई करो 2022 का। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू करंट इन प्रेसिडेंट न्यूज, बट अदरवाइज हमारे इंटरनेशनल रिलेशन से इंपॉर्टेंट है। थोड़ा मैं बताऊंगा कैसे हम ना कहीं कुछ पर्टिकुलर चीजों की नॉलेज के थ्रू ही कई बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, कई बार सभी स्टेटमेंट्स का हमें आइडिया नहीं होता, पर कुछ लिमिटेड नॉलेज के थ्रू भी हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। काफी बार क्या होता है ना कि हमें पता नहीं होता कि सर जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो स्टेटमेंट 2, वियतनाम इज लेड बाय अ मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। अब एक्चुअल में वियतनाम के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन होना हर किसी के पॉसिबल नहीं है। ठीक है, काफी डिफिकल्ट स्टेटमेंट है, पर ठीक है अगर हमें सेकंड स्टेटमेंट नहीं भी पता, आप एक बार थर्ड स्टेटमेंट या फोर्थ स्टेटमेंट को पढ़ के देखो। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है? वियतनाम की इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक्ड टू इट्स इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स। अगर आप थोड़ा भी न्यूज़पेपर को फॉलो करते हो, थोड़ा भी कभी ना कभी आपने नोटिस किया होगा ना, तो आप रियलाइज करोगे हाँ यार एक्सपोर्ट्स के ऊपर हमें पता लगता रहता है कि वियतनाम काफी डिपेंडेंट है। टेक्सटाइल्स के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल 100% ठीक होगी ही होगी। अगर बिल्कुल थोड़ा सा भी कभी न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आपको पता होगा ये चीज। उसी तरह से आप स्टेटमेंट 4 देख लो, हमें काफी बार देखने को मिलता है कि वियतनाम के अंदर नई नई इंडस्ट्रीज जाती हुई देखने को मिलती हैं। उसके पीछे का कारण क्या है कि यहाँ पे लेबर कॉस्ट थोड़ी कम देखने को मिलती है, एक्सचेंज रेट थोड़ी स्टेबल हो चुकी है, इस वजह से बाहर से मैन्युफैक्चरर्स वहां पे अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपको जानते होंगे कि अच्छा न्यूज़पेपर में हमने ये चीज पढ़ी हुई है, तो स्टेटमेंट यहाँ पे 4 भी करेक्ट है। अगर इतना ही पता है ना कि हाँ भैया थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है, फोर्थ भी ठीक है, आपका कहीं ना कहीं आंसर मिल गया, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है जहां पर दोनों की दोनों इकट्ठी स्टेटमेंट ट्रू है। तो कहने का मेरा पॉइंट क्या है? कहने का पॉइंट ये है कि जब हम ऐसा क्वेश्चन देखते हैं ना एग्जाम के अंदर, हम डर जाते हैं कि सर मैंने तो वियतनाम को पढ़ा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं वहां पे मल्टी पार्टी है, सिंगल पार्टी है, क्या है, क्या कैसी उसकी ग्रोथ रेट है, या फिर ई सर्विस सेक्टर कैसा है उसका। हो सकता है आपको ना पता हो, बट कोशिश करो कुछ स्टेटमेंट्स तक तो पहुंच पाओगे। आपने इतना लंबे टाइम तक तैयारी करी है, तो एक अच्छा खासा आपका नॉलेज बेस बन चुका है, उस नॉलेज बेस को यूज करने की कोशिश किया करो। एंड आई एम वेरी श्योर अगर आपने उस नॉलेज बेस को ढंग से यूटिलाइज किया, काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो देखने में टफ लगेंगे, पर जब आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, उसको अच्छे से समझोगे, आप उसमें कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को या तो टिक कर पाओगे या कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को आप एलिमिनेट कर पाओगे एंड अपने आंसर के पास में पहुंच पाओगे। गेटिंग द पॉइंट? जैसा कि इस स्टेटमेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं पेपर अटेम्प्ट करने की, जो आपको डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर आपको एग्जाम में काफी हेल्प कर सकती हैं। हाँ जी, ठीक है, आगे चलते हैं, और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, एक बार इसको ट्राई करो, क्योंकि देखो एक्चुअल में मैं क्यों लेके आया हूं, क्योंकि जो तलानोवा डायलॉग है ये यूपीएससी ने मल्टीपल टाइम्स पूछ लिया है। 2 बार तो मुझे याद है, एक बार 2020 में आई थिंक, उसके बाद 2022 या एक साल और पूछा हुआ है। उसी तरह से हेग कन्वेंशन भी मल्टीपल टाइम्स पूछ रखी है। तो होता क्या ना, काफी बार चीजें रिपीट होती रहती हैं, तो थोड़ा हमें इन कन्वेंशन एंड डिक्लेरेशंस के रिगार्डिंग भी पता होना चाहिए। थोड़ी सी मिसप्रिंट होगी यहाँ पे, अंडर 2 कोलिशन है, ठीक है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया मेरे से, अंडर 2 कोलिशन है यहाँ पे। काफी लोगों ने इसका आंसर क्या दिया, ऑप्शन नंबर सी लोग कह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। देखो जब हम बात करते हैं ना दरअसल में तलानोवा डायलॉग की, तो एक्चुअल में क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग ही है। ठीक है, किसी को अगर थोड़ा आइडिया हो तो बताना। एक्चुअल में होता क्या है ना, जो नेशनल टर्म एंड कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं एनडीसीज,
उनको कैसे हम इंप्लीमेंट कर पाए, ये उसके रिगार्डिंग एक डायलॉग था। तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट में ही हम इसको देखते हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। उसी तरह से अल्मा आटा डिक्लेरेशन, ये भी दरअसल में ना हेल्थ केयर, स्पेशली मैं बात करूं थोड़ा प्राइमरी हेल्थ केयर के साथ लिंकेज था इसका, तो ये भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि अल्मा आटा डिक्लेरेशन हेल्थ केयर ऑफ द पीपल के साथ संबंधित है। तो पहला और तीसरा ठीक है, बट बाकी स्टेटमेंट सर जो सेकंड और फोर्थ है वहां क्या इशू है? देखो जब हम बात करते हैं ना हेग कन्वेंशन की, ये दरअसल में चाइल्ड राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखी जाती है, ठीक है ना। चाइल्ड राइट्स कैसे होते हैं कि कैसे अडॉप्शन के रिगार्डिंग हो गया, इन सभी चीजों को कहीं ना कहीं डील करने के लिए हमें ठीक है हमें हेग कॉन्फ्रेंस या फिर हेग कन्वेंशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है कि अगर मान लो कि ठीक है ना कि अगर कोई पेरेंट को मान लो अबडक्ट कर लिया गया तो वहां पे चाइल्ड को कैसे करा जाएगा, उसकी कस्टडी के रिगार्डिंग, ये सारी चीजें हमें हेग कन्वेंशन के साथ देखने को मिलती है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जो अंडर टू कंडीशन है ये भी आपका इन्वायरमेंट के साथ ही लिंक्ड है, इसका चाइल्ड राइट के साथ कोई कंसर्न नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। बाकी याद करो हमने जब ऑस्ट्रेलियन ग्रुप पढ़ा था, वहां पढ़ा था ना हमने बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स के बारे में, याद है या भूल गए उस दिन का जो मैंने 4 एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स बताए थे, ठीक है। वासेनार एग्रीमेंट हमने पढ़ा था, एमटीसीआर पढ़ा था, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप पढ़ा था, एनएसजी पढ़ा था, ठीक है। याद है वो पॉइंट्स या नहीं है, या भूल चुके वो सारी चीजें? ठीक है, अगर यहां तक आज का लेक्चर काफी क्लियर है आपको तो एक बार मुझे जस्ट बता दो कमेंट्स के अंदर, एक बार क्रिस्टल क्लियर लिख के बता दो कि हाँ जी सर ऑल इज गोइंग गुड, सारी चीजें समझ आ रही हैं, मैप के जो अलग अलग चीजें हमने पढ़ी हैं वो सारी चीजें याद है हमें, ठीक है। फिर आगे चलते हैं इसके आगे। ठीक है ठीक है, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, इनको एक थोड़ा पॉज लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं वापस इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर जो हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पढ़ने थे। हाँ जी, यहां से स्टार्ट करते हैं एक बार, ठीक है। एक बार इसका क्विकली आंसर दो मुझे, ठीक है, फिर इसको भी समझते हैं। ये एक्चुअली में अगर आप नोटिस करो तो कुछ पर्टिकुलर लोकेशन तो आपको डेफिनेटली पता होंगी, 2-3 तो मैंने ही बता रखी हैं आपको। एक बार बताओ मुझे कि कौन सी यहाँ पे सिटीज हैं, टाउन्स हैं न्यूज में थे, उनके कंट्रीज के साथ कौन कौन से मैच कलेक्ट है। एक तो अभी भी बताया मैंने, बिल्कुल। देखो अभी अभी मैंने बताया आप सभी को, क्या बताया था, एलिपो सीरिया के अंदर, ठीक है ना। ये मैं आपको दिखा भी देता हूं, ठीक है। ये आप नोटिस करो, ये सीरिया कंट्री अभी हमने डिस्कस करी थी, ठीक है। तो सीरिया के अंदर आपको एलिपो देखने को मिल जाएगा। डेमेस्कस भी हमने समझा, मेडिटेरियन सी का अभी हम डिस्कशन करके ही आए हैं। उसके साथ ही अगर आप नोटिस करो, आप बात कर लो चाहे किरकुक की, ठीक है, आप बात कर लो मोसुल की, ये दोनों पर्टिकुलर लोकेशंस कहां देखने को मिलती है हमें? इराक के अंदर देखने को मिलती है। इराक के अंदर आप जानते हो ना कॉन्फ्लिक्ट काफी चलता रहता है, तो इस वजह से डेफिनेटली न्यूज में रहता है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट, ये यमन में नहीं है, पैलेस्टीन में नहीं है, ये आपको इराक के अंदर देखने को मिल जाएंगी। और लास्टली जो मजर शरीफ है, ये डेफिनेटली आपको अफगानिस्तान के अंदर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अफगानिस्तान का डिस्कशन मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर भी किया था, ठीक है। तो यहाँ पर अफगानिस्तान, मजर शरीफ, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो इसलिए इसका आंसर क्या बन जाता है? इसलिए उसका आंसर बन जाएगा 1 और 4, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस थी जो हमें न्यूज में हमें देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे ना, हाँ जी डोंट वरी, ठीक है, मैंने वॉइस का बोल दिया है, बैकएंड टीम उसका चेक कर रही है, तो वॉइस हो जाएगी, बस 1 मिनट में ठीक हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। डोंट वरी, ठीक है, हो जाएगा, वॉइस ठीक हो जाएगा, नॉट एन इशू। जी ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आगे ना एक्चुअली हमें इस रिवर के बारे में पढ़ना है, एंड मोरबी ब्रिज। आप लोग शायद भूल गए होंगे, आप में से कुछ लोग, दरअसल में हुआ क्या था ना, मचाचू रिवर जो है इसके ऊपर एक ब्रिज था, दैट इज मोरबी ब्रिज।
ये कोलैप्स कर गया था विद इन द 5 डेज ऑफ रीओपनिंग। तो काफी एक मेजर कंट्रोवर्सी इसके रिगार्डिंग हमें देखने को मिल गई थी। तो पहली बात तो ये समझो, यहां बात कौन सी स्टेट की हो रही है, ये बात हो रही है हमारी गुजरात स्टेट की। तो कोई आपसे पूछे रिवर कहां पर है या ब्रिज कहां पर है, तो आप बता दीजिएगा कि ये मोरबी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है और इसको जुल्टू पूल के नाम से भी जाना जाता है इन द लोकल लैंग्वेज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। बाकी फर्दर आप नोटिस कीजिए कि एक्चुअल में हुआ क्या था ना कि गुजराती जो न्यू ईयर डे होता है वहां पर अचानक से बहुत सारे लोग आ गए थे और शायद जो पर्टिकुलर ब्रिज था उसको ढंग से चेक भी नहीं किया गया था, उसी के बिना ही खोल दिया गया एंड इस वजह से बहुत सारे लोगों की यहाँ पे हमें डेथ देखने को मिल गई थी। तो ये पर्टिकुलर लोकेशन मोरबी ब्रिज की आपको पता होना चाहिए कि गुजरात के अंदर हमें पर्टिकुलर लोकेशन देखने को मिल जाती है। ठीक है, रिवर के बारे में मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। अब देखो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में समझेंगे थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे नोटिस कीजिए, कोई पूछा था गल्फ ऑफ एडन के बारे में, तो ये रही गल्फ ऑफ एडन। ठीक है ना, ये इंडियन ओशन तो आप सभी जानते ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे और नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करो, ये जो 4 कंट्रीज है ना, इनको बोलते हैं हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसको पूरे लोकेशन के अंदर आपको देखने को मिलती है। सर कौन सी कंट्रीज है इसके अंदर? एक हो गया आपका सोमालिया, एक हो गया आपका इरित्रिया, ठीक है ना, एक हो गया आपका इथियोपिया एंड लास्ट में आपका हो गया जिबूती। तो कोई आपसे पूछे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर कौन सी कंट्री देखने को मिलती हैं, तो ये 4 कंट्रीज का आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हो कि ये सोमालिया, इरित्रिया, इथियोपिया और जिबूती, ये चारों कंट्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। बिल्कुल अनुपम ने बोल दिया कि सर सीड के नाम से याद कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम सीड के नाम से इसको याद रख लेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका को। हाँ जी, उसके साथ ही बेलारूस, हमने बेलारूस में पिछले लेक्चर्स अभी पढ़ा था जब हम कहीं ना कहीं बात कर रहे थे यूक्रेन की। तो बेलारूस के अंदर एक जगह है मिन्स्क के नाम से। ठीक है, मिन्स्क एग्रीमेंट्स भी आप सभी ने जानते होंगे। ठीक है ना, तो मिन्स्क ध्यान में रखना कि मिन्स्क की जब बात होती है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, बेलारूस की बात कर रहे हैं। तो काफी एक्चुअल में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये बेलारूस वाला रीजन न्यूज में था। इसकी कैपिटल आप देख चुके हो, मिन्स्क हो गया। तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है एक्चुअल में ना। यहाँ पर ना एक आपको पर्सन देखने को मिलेंगे, ठीक है, लुकाशेंको के नाम से, यहां नाम नहीं लिखा उनका, पर दरअसल में ना ऐसा बोलते हैं कि यूरोप के लास्ट जो डिक्टेटर हैं, जो यूरोप के लास्ट डिक्टेटर हैं लुकाशेंको, वो हमें यहां पे देखने को मिलते हैं, जो इसको रूल करते हैं। उस वजह से भी बार बार लुकाशेंको का नाम या फिर यूरोप का लास्ट डिक्टेटर का नाम, इस वजह से जो पर्टिकुलर कंट्री है बेलारूस, वो काफी न्यूज में रहती ही है। तो आपको इसकी लोकेशन भी समझ आ गई, मिन्स्क कहां पर लोकेटेड है वो भी अब आप अच्छे से समझ चुके हैं। क्लियर हुआ? अब एक छोटा सा हमें और चीज पढ़नी है, ठीक है, दैट इज लाचिन कॉरिडोर। दरअसल में आप याद करो, लास्ट लेक्चर के अंदर ना हमने नागोर्नो काराबाख रीजन के बारे में समझा था कि किस तरह से हमें आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था। अब यहां पर ना इसी बीच में हमें एक कॉरिडोर देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज व्हाट, लाचिन कॉरिडोर। समझने की कोशिश करना कि जो हम बात कर रहे थे ना कि जो नागोर्नो काराबाख रीजन है, वहां पर क्या होता है, उसके साथ एक आर्मेनिया को लिंक करता है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि लाचिन कॉरिडोर है क्या, इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन होम, बिटवीन आर्मेनिया एंड द एनक्लेव ऑफ नागोर्नो काराबाख। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लाचिन कॉरिडोर किस चीज के साथ रिलेटेड है। तो आई होप वो पर्टिकुलर चीज भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, आई होप कि आपकी जो वॉइस है अब वॉइस आपको ठीक सुन रही होगी। ठीक है, अगर इशू है तो मुझे एक बार बता दो जस्ट, ठीक है, मैं चेक करवा लेता हूं अदरवाइज, बट आई होप कि अभी थोड़ी आवाज आपको क्लैरिटी से आ रही होगी। हाँ जी, एक दो चीजें और पढ़नी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ड्रेक पैसेज भी थोड़ा न्यूज में रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या कि ड्रेक पैसेज हमें कहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, दरअसल में ये नीचे वाली साइड हमें अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है। ठीक है, उस तरह से इसके आपको वेस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशन देखने को मिल जाएगा और ईस्टर्न साइड में आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिल जाएगा। तो ये ड्रेक पैसेज हमें एक अंटार्कटिका की तरफ जाता हुआ हमें देखने को मिल जाता है। इन दोनों के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक है, द ड्रेक पैसेज, राइट। एक और नेशनल पार्क न्यूज में रहा पिछले लेक्चर्स के अंदर, पिछले सेशंस के अंदर, दैट इज येलोस्टोन नेशनल पार्क। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि येलोस्टोन नेशनल पार्क आपको यूएसए के अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है, कई बार ना इस तरह के नेशनल पार्क हम मिस कर जाते हैं, बट कहीं ना कहीं न्यूज में थे पिछले सालों के अंदर, तो इनका भी हमें लोकेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। देखो आगे हमें इक्वाडोर के बारे में थोड़ा पढ़ना है। दरअसल में इक्वाडोर क्यों न्यूज में था, क्योंकि इक्वाडोर पहली ऐसी साउथ अमेरिकन कंट्री बना जिसने
लीगल राइट्स दिए वाइल्ड एनिमल्स को, ठीक है ना, वाइल्ड एनिमल्स को लीगल राइट्स दिए, इस वजह से इक्वाडोर न्यूज में आ जाता है। तो आप नोटिस करो ये कहां पर देखने को मिला। पहली बात हमें है कि ये हमें साउथ अमेरिका के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। इनफैक्ट पिछले साल यहां पे ये बिकॉज ऑफ द सेंगे वॉल्केनो की वजह से भी इक्वाडोर आपका न्यूज में रहा था। तो कोई आपसे पूछे कि सेंगे वॉल्केनो कहां आया, तो आप नाम बता दीजिएगा कि दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, इक्वाडोर, ठीक है ना। तो वॉल्केनो मतलब सेंगे वॉल्केनो इज लोकेटेड इन इक्वाडोर, इस वजह से भी न्यूज में था। बाकी आप जानते हो रिंग ऑफ फायर जो पैसिफिक रिम है उसका भी हमें ये पार्ट देखने को मिल जाता है। एंड एक चीज और, गालापागोस आइलैंड, ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगर मैं चेक करता हूं, अगर मैप है यहाँ पे, ठीक है, मैप थोड़ा आई थिंक मिसप्लेस हो गया है, ठीक है। गैलापागोस आइलैंड का भी एक मैप था, तो गैलापागोस आइलैंड को भी आप ध्यान में रखोगे कि इक्वाडोर के अंदर गैलापागोस आइलैंड भी न्यूज में रहता है। तो ये सारी चीजें, चाहे सेंगे वॉल्केनो की आप बात कर लो, गैलापागोस आइलैंड की बात कर लो, या फिर पहली ऐसी कंट्री जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर हमें देखने को मिलती है जहां पर लीगल राइट्स दिए गए वाइल्ड एनिमल्स को, ये तीनों के तीनों रीजन की वजह से आपका इक्वाडोर न्यूज में रहा है। तो आई होप ये पर्टिकुलर तीनों चीजों की वजह से आप इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है। लोकेशन आप समझ गए होंगे, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की यहां पे बात हो रही है, ठीक है। गैस फील्ड थी, ग्रॉन्जिन गैस फील्ड, ठीक है, नीदरलैंड्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पर और एक दो चीजें मैं आपको बता देता हूं। ट्रांसनिस्टेरिया रीजन के बारे में हमने समझने की कोशिश करी थी। दरअसल में ये मैंने बताया था ना, जब हम यूक्रेन रशिया क्राइसिस की बात कर रहे थे, ये मोल्डोवा का ही हमें एक छोटा सा पार्ट देखने को मिल जाएगा। तो इसको भी आप, ट्रांसनिस्टेरिया को भी आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। टर्की वाला क्वेश्चन हम देख चुके हैं। टर्की इज लोकेटेड बिटवीन विच टू सीज, एक बार बता दो क्विकली, एक बार आंसर मुझे, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2014 का पूछा गया था। हाँ जी बिल्कुल, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले ही, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में हमें देखने को मिलता है। तो ये आप नोटिस भी कर सकते हो, ब्लैक सी मेडिटेरियन सी के बीच में आपको टर्की देखने को मिल जाएगा। देखो एक और हमें छोटा सा रीजन पढ़ना है, दैट इज टिग्रे रीजन, ठीक है। काफी कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से न्यूज में था। दरअसल में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो इथियोपिया का ही एक छोटा सा ऑटोनमस, सेमी ऑटोनमस रीजन है एक तरह से टिग्रे, और उसी वजह से यहां पे हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है बिटवीन द इथियोपियन गवर्नमेंट एंड जो टिग्रे की वहां पे जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वहां के बीच में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हमें इरिट्रिया का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल गया था, क्योंकि टिग्रे रीजन में जो गवर्नमेंट है वहां की, उन्होंने उनके ऊपर भी अटैक कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से टिग्रे रीजन ओवरऑल हमें न्यूज में देखने को मिला। तो ध्यान में रखने का कि इथियोपिया का ही रीजन है, इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच में ये जो पर्टिकुलर जगह आप देख रहे हो, दैट इज टिग्रे रीजन, हमें यहाँ पे नोटिस करने को मिल जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं, इथियोपिया पढ़ लिया है हमने, बाकी चीजें भी पढ़ी थी। तो ये आपको यहाँ पे टिग्रे रीजन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्लियर है सबको, ठीक है। गल्फ ऑफ एडन, बाबल मंदेब, ठीक है, ये सारी चीजें हम पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये रहा आपका टिग्रे रीजन, इथियोपिया। ये आडिस अबाबा भी बहुत फेमस है, ठीक है ना, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो। और इरिट्रिया तो हम जानते ही हैं, राइट। एक ना यूपीएससी 2022 में लिवांत के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया कि जो लिवांत रीजन था ये काफी न्यूज में रहता है, ये लिवांत रीजन आखिर है क्या। दरअसल में होता क्या है ना, आप इस साइड नोटिस कीजिए तो आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखने को मिल जाएगा, एंड ऊपर वाली साइड आपको जो यूरेशियन पार्ट है वो देखने को मिल जाएगा। तो जो लिवांत रीजन है ना, दरअसल में उसके बीच में एक तरह का लैंड ब्रिज की तरह एक्ट करता है, उसी को बोलते हैं लिवांत रीजन। अब नोटिस करो, ये रहा लिवांत रीजन, ठीक है, जो मैंने मार्क किया है, और ये रहा आपका मेडिटेरियन सी। तो जो पॉइंट वो कह रहा था कि जो लिवांत है, इट इज अ रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर्स, ये बात आपकी बिल्कुल यहां पे करेक्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस। तो इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर ढंग से पढ़ा हो तो डेफिनेटली आप, एक देखो पैराग्वे कंट्री थी, ये न्यूज में रही पिछले साल के अंदर। तो जब हम बात करते हैं सदर्न अमेरिका की, ये पहली बात तो न्यूज में क्यों रही, क्योंकि जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे डॉक्टर एस जयशंकर, वो यहां पर गए, ठीक है, और जो महात्मा गांधी का बस था उन्होंने इसको अनवील किया। तो इस वजह से पैराग्वे कंट्री पिछले साल न्यूज में रही है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि जहां पर हम बात करते हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की, तो पैराग्वे एक लैंड लॉक्ड कंट्री हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और भी बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे पॉइंट है, जैसे ब्राजील हो गया, ठीक है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। प्लस साथ ही साथ एक ना पांतानाल वेटलैंड्स है, ठीक है, वो भी हमें इन पर्टिकुलर एरियाज में देखने को मिल जाते हैं, जो कि लार्जेस्ट हमें जो ट्रॉपिकल वेटलैंड है वो हमें देखने को मिलते हैं। एक बार मुझे कंट्रीज का नाम बता दो कमेंट्स के अंदर, ताकि हम उसके रिगार्डिंग क्लियर हो पाए, ठीक है। ठीक है, एक बार मुझे क्विकली आप लोग पांतानाल वेटलैंड्स के बारे में आपको जो भी पता है एक बार कमेंट्स में बताइए, ताकि चेक कर पाए कि आपको कितना उसके बारे में आइडिया है।
अब चलो पैराग्वे तो हमने सर समझ लिया कि लैंडलॉक्ड कंट्री है, पर इसके अलावा हमें एक चीज और पता होनी चाहिए, दैट इज विद रिगार्ड्स टू द लिथियम ट्रायंगल। ठीक है, लिथियम बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, बहुत ही इसकी ना अलग अलग एप्लीकेशन हमें आज के टाइम पर देखने को मिल जाती है, इसलिए हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट भी है। तो जब बात होती है लिथियम ट्रायंगल की, तो 3 कंट्रीज का आपको ध्यान में रखना है, दैट इज ABC। A फॉर अर्जेंटीना, B फॉर बोलीविया, C फॉर चिली। ध्यान रखना, ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये ब्राजील नहीं है, यहां बोलीविया की बात हो रही है। तो ABC से याद रखोगे आप क्या, लिथियम ट्रायंगल के अंदर आपको ये 3 कंट्रीज देखने को मिल जाती हैं। देखो लिथियम के बहुत सारे यूजेस है आज के टाइम के ऊपर, ठीक है ना। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की कहीं ना कहीं ठीक है डिपेंडेंस को कम करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लैपटॉप्स, आपके फोन्स, आपके कैमराज, आपके ईवीज हो गया, सब जगह के अंदर आपको कहीं ना कहीं जो इसका कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है लिथियम का। तो इस वजह से आपका अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पांतानाल के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स बता रहे हैं ब्राजील, बोलीविया एंड पैराग्वे, तो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। तो पांतानाल वेटलैंड्स के बारे में भी आप सभी को यहां पर इस रीजन के रिगार्डिंग अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक है, जो मैं बात कर रहा था ना गैलापागोस आइलैंड की, तो यहां पर उसका मैंने मैप दिया हुआ है, तो यहां पर इस पीडीएफ के अंदर आप नोटिस कर सकते हो। तो दरअसल में इक्वाडोर का हम डिस्कशन कर रहे थे ना, ये उसी के ही हम रिगार्डिंग हम यहां पे नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखने को मिल जाएगा इक्वाडोर के रिगार्डिंग, इसको हम पढ़ सकते हैं। क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन ट्राई कीजिए 2015 का। आप एक बार नोटिस कर रहे हो, हमने मेडिटेरियन सी कितने सारे क्वेश्चंस में देख लिया, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन तो देख ही लिए हमने एटलीस्ट मेडिटेरियन सी के रिगार्डिंग। तो आप नोटिस करो कि यूपीएससी के भी ना कुछ यहाँ पे फेवरेट टॉपिक्स हमें देखने को मिल जाते हैं, तो मेडिटेरियन सी उनमें से एक है। ठीक है, डेफिनेटली क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि डेफिनेटली सर जम्मू कश्मीर के जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर भी हमें कुछ लिथियम के रिजर्व्स देखने को मिले हैं, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, तो इस बात को भी आप नोटिस करिएगा, रियासी डिस्ट्रिक्ट है बिल्कुल जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमें यहाँ पे देखने को मिला है। बिल्कुल वैल्यूज भी आपने सही बताई हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट जो आपका रेयर अर्थ मेटल्स का, मिनरल्स का जो टॉपिक है, आप उसको भी याद कर सकते हो, वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि उसके रिगार्डिंग भी काफी सारा काम किया गया है। जी बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जॉर्डन। ठीक है, तो जॉर्डन आप देख सकते हो, बिल्कुल ये ओपन नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। एक ना जो फुकुटोकू आइलैंड वॉल्केनो है, ये न्यूज में रहा, तो ध्यान रखना, एक तो ये फुकुटोकू ओकोनावा आइलैंड की जब हम बात करते हैं, दरअसल में हम जापान की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये वॉल्केनोज आपको देखने को मिल जाएंगे विद रिगार्ड्स टू जापान। तो न्यूज में था, तो जस्ट आपको एक आइडिया यहाँ पे होना चाहिए। एक छोटा सा और, ठीक है, दरअसल में क्या हुआ है, पिछले सालों के अंदर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एमओयू साइन हुए हैं, तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट एमओयू था विद रिगार्ड्स टू कुशियारा रिवर। ठीक है, कुशियारा रिवर आप क्या ध्यान में रखोगे, पहली बात तो ये चीज है कि आपकी ना बराक रिवर है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बराक रिवर, उसकी ना एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। ध्यान से समझना, मैंने यहां पे ट्रिब्यूटरी वर्ड यूज नहीं किया, यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं डिस्ट्रीब्यूटरी की बात कर रहा हूं। ट्रिब्यूटरी तो वो होती है ना जो सहायक नदियां जिसको बोलते हैं, जो पानी लेकर आती है किसी चीज के अंदर। डिस्ट्रीब्यूटरी होती है जहां से वाटर बाहर जाता है। तो जो कुशियारा रिवर है वो दरअसल आपकी बराक रिवर की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। इसके रिगार्डिंग इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, तो ये आप इसके लिए क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, साथ में ही मोंगला पोर्ट हो गया, चिटागोंग पोर्ट हो गया, ये भी इंडिया और बांग्लादेश के रिगार्डिंग न्यूज में रहे थे, तो इन दोनों पोर्ट्स का भी आपको लोकेशन अच्छे से पता होनी चाहिए, दैट इज मोंगला पोर्ट एंड चिटागोंग पोर्ट। क्लियर हुआ सारी चीजें? ठीक है, बराक बिल्कुल सही बताया आप सभी ने, तो बिल्कुल हाँ जी, ये बात भी आपकी सभी की ठीक है। ठीक है, कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स भी मैंने आपको पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड किए हुए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस न्यूज थी मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। ठीक है, बट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक दो चीजें बची थी, उनको एक बार मैं क्विकली आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। स्पेशली यूएन के रिगार्डिंग जो टॉपिक्स थे ना, उनको एक बार हम 15-20 मिनट देख लेते हैं, ताकि वो भी टॉपिक हमारा मिस ना हो जाए। ठीक है, काफी सारे लोगों ने यूएन की डिमांड करी थी, तो डेफिनेटली उनको भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, जब हम बात करते हैं ना यूनाइटेड नेशंस की, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑर्गन्स की। तो दरअसल में यूएन के केस में हमें ना टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ऑल्दो उनमें से एक जो है वो फंक्शनिंग नहीं है, बट उसके अलावा 5 डेफिनेटली फंक्शनिंग है, तो वो हमें उनके बारे में थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए। जैसे एक हो गया आपका यूएन जनरल असेंबली हो गया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया आपका, उसके साथ ही आपका यहां देखने को मिल जाता है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, आपका यूएन का जो सेक्रेटेरिएट हो गया वो हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से जो एक वर्किंग नहीं है, दैट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल।
एंड लास्टली आपका जो इकोसॉक है, ये आपको 6 यहां पे देखने को मिल जाएंगे। ट्रस्टीशिप काउंसिल अब वर्क नहीं करता, बाकी आपको सारे देखने को मिल जाएंगे। तो क्विकली एक एक करके ना सबके बारे में पढ़ लेते हैं, ताकि इनके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन हमें देखने को मिले तो हम उनको अच्छे से टैकल कर पाए। देखो, जब हम बात करते हैं यूएन जनरल असेंबली की, यूएनजीए की, इसको अगर आप जानने की कोशिश करोगे तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हुआ, वहां पर भी यूएनजीए काफी न्यूज में रहा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, सही जवाब दे रहे हो सारे। तो यूएनजीए काफी न्यूज में रहा, ठीक है ना। तो यहां पर ना आप नोटिस करो कि पहली बात तो ये यहां पर टोटल हमें अप्रोक्सीमेटली 193 कंट्रीज देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का भी एक वोट है, यूएस का भी एक वोट है, इस तरह से यूएन जनरल असेंबली हमें यहां पे देखने को मिल जाती है। अब अगर आप थोड़ा नोटिस करो, ठीक है ना, तो यहां पर जो इनका प्रेसिडेंट होता है, तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है बाय 1 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। तो प्रेसिडेंट को असेंबली उनके रिगार्डिंग वोट करके उनको इलेक्ट करती है। तो इस तरह से यूएन जनरल असेंबली का हमें प्रेसिडेंट देखने को मिलता है। प्रेसिडेंसी जैसे आपके 5 रीजन होते हैं, ठीक है ना, अफ्रीकन रीजन हो गया, एशिया पैसिफिक हो गया, ईस्टर्न यूरोप हो गया, लैटिन अमेरिकन कैरेबियन हो गया, वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स हो गया। इनके बीच में एक एक साल करके यहाँ पे वो रोटेट करती रहती है जो प्रेसिडेंसी होती है। क्लियर हुआ। एंड साथ में इसके टोटल 193 मेंबर्स हैं। फॉर्मेशन इसका 1945 में हुआ। न्यूयॉर्क के अंदर आपके इसके हेडक्वार्टर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके सर काम क्या है, यूएन जनरल असेंबली आखिर करती क्या है? देखो, आप लोग भी नोटिस करते होंगे सितंबर के राउंड इनका जो एनुअल होता है, मीटिंग होती है, वो हमें देखने को मिलती है। यहां पर यूएन के बजट को अप्रूव करना, ठीक है, जो भी नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट करना, ये सारे काम इनके द्वारा किए जाते हैं। एक्चुअल में मतलब इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली यूएन जनरल असेंबली, क्योंकि सभी को पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, तो उस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप ध्यान में रखोगे कि यूएन जनरल असेंबली एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जहां पर सभी मेंबर स्टेट्स के पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा रेलेवेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो ये आपको पता होना चाहिए विद रिगार्ड्स टू यूएन जनरल असेंबली। वहीं पर हम बात करते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। तो आप जानते हो कि कितने मेंबर्स हैं? एक बार मुझे मेंबर्स बताओ कमेंट में कि हाउ मेनी टोटल मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो दरअसल में अगर आप नोटिस करोगे ना, इसके टोटल हमें 15 मेंबर देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसमें से 5 होते हैं आपके परमानेंट मेंबर्स और 10 होते हैं टेम्परेरी मेंबर्स, ठीक है ना। तो टोटल 15 मेंबर्स हमें यहां पे देखने को मिल जाएंगे। 5 + 10 करके आप याद रख सकते हो। ये P5 कौन है? ये वही 5 है, ठीक है ना। आपका चाइना हो गया, आपका यूके हो गया, आपका यूएस हो गया, आपका फ्रांस हो गया और आपका रशिया हो गया। ये 5 कंट्रीज परमानेंट मेंबर्स देखने को मिल जाती हैं। बाकी जो 10 कंट्री होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। 2 साल का इनका टर्म होता है, 2 ईयर टर्म के लिए होते हैं। और एक बात आप ध्यान में रखोगे कि यहां पर इनके पास वीटो पावर नहीं होती, परमानेंट 5 के पास वीटो पावर देखने को मिल जाती है। इंडिया जो था, ठीक है, 2021-22 के टाइम पर इंडिया भी यहां पर था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर। अब इंडिया इसका मतलब अब चेंज हो गई है, तो अब इंडिया इसका मेंबर नहीं है। पर ध्यान में क्या रखोगे, 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है और जो प्रेसिडेंसी होती है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से चेंज होती रहती है, ठीक है ना। तो इस तरह से 15 मेंबर्स के बीच में इसकी प्रेसिडेंसी हमें देखने को मिलती रहती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें पता होने चाहिए थे। इंडिया जस्ट अभी हटा है, ठीक है, 2022 तक था, तो इस वजह से ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेटली है। और इवन ना जो आप बात करें रशिया यूक्रेन क्राइसिस की, वहां पर भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स होती रही हैं, तो वो सारी चीजें भी इस वजह से न्यूज में रही हैं। ध्यान में क्या रखना है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1945 के अंदर, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो आपके पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, उनका एस्टेब्लिशमेंट इनके द्वारा किया जाता है। इंडिया इज वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस, ठीक है। इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाए जाते हैं, ठीक है ना, तो ये भी इनके द्वारा ही किए जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है। मिलिट्री एक्शन हो गया, बेसिकली दुनिया में पीस को एस्टेब्लिश करना, पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ये इनका सबसे बड़ा एजेंडा हमें देखने को मिल जाता है। इसके हेडक्वार्टर्स भी आप क्या ध्यान रखोगे, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही देखने को मिलेंगे। दरअसल में अगर आपको सिंपली बताऊं ना, तो जो यूएन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उन सभी के आपको हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क के अंदर देखने को मिलते हैं, यूएस के अंदर, एक्सेप्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके जो हेडक्वार्टर्स होते हैं ना, वो द हेग नीदरलैंड्स के अंदर देखने को मिलेंगे। अदरवाइज जो बाकी सारे कहीं ना कहीं मेंबर्स हैं, जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उनके आपको हेडक्वार्टर्स यहीं देखने को मिल जाएंगे, न्यूयॉर्क यूएस के अंदर। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, ये काम हमने समझ लिए हैं कैसे वर्क करता है। अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से इनकी प्रेसिडेंसी हमें देखने को मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इंडिया देखो बार बार कहता रहता है कि हमें भी परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बताया इंडिया हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है, वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर, ब्लू हेलमेट्स आप जानते हो, ठीक है ना। तो इसी चीज के साथ लिंक्ड है। प्लस इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है। और ये जो 5 कंट्रीज की बात कर रहे हैं P5 की, ये तो उस टाइम की रियलिटी दिखाती है ना, 1945 की। आज के टाइम तो इंडिया भी एक ग्लोबल पावर है,
ठीक है ना। तो इंडिया इन सभी रीजंस की वजह से कहीं ना कहीं कहता है कि हमें भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। और इंडिया के साथ साथ 3 और कंट्रीज हैं जो सेम चीज को क्लेम करती हैं, दैट इज ब्राजील, जर्मनी और जापान। ठीक है, तो इनको G4 बोलते हैं, इंडिया, ब्राजील, जर्मनी और जापान। ये चारों कंट्रीज एक दूसरे की बिड को सपोर्ट करती हैं ताकि उनकी भी एंट्री हो पाए इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के अंदर। तो G4 का भी आप ध्यान में रखोगे। इसके अगेंस्ट में एक ना कॉफी क्लब करके मैम है ग्रुप, जहां आपको पाकिस्तान हो गया, जहां आपको इटली हो गया, इस तरह की कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी जो इनके अगेंस्ट में बोलती हैं कि नहीं, कोई रिफॉर्म्स नहीं चाहिए इसके अंदर। तो उसका कॉफी क्लब नाम या इवन यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस के नाम से भी उनको जानते हैं। तो ये दोनों नाम आप ध्यान में रखोगे। एक हो गया G4 जो चाहती हैं कि परमानेंट मेंबर्स मिले, परमानेंट मेंबरशिप मिले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसके अगेंस्ट में कॉफी क्लब या फिर यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस एक ग्रुप है जो इसके अगेंस्ट में वर्क करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विद रिगार्ड्स टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, यहां पर एक बात फिर से बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे यूएनजीए के बारे में पढ़ा था ना, उसी तरह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एकमात्र ऐसी यूएन बॉडी है जिसके पास अथॉरिटी है कि वो बाइंडिंग रेजोल्यूशंस जारी कर पाए टू इट्स मेंबर नेशंस। तो ये बात भी आप डेफिनेटली यहां पे ध्यान में रखेंगे। इज इट ओके? नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहां पे रहेगा थर्ड प्रिंसिपल ऑर्गन, दैट इज इकोसॉक, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब सर इकोसॉक क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो इकोसॉक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर ना इसका काम काफी ज्यादा बढ़ गया है। मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप सभी ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का नाम सुना होगा, आपने ILO का नाम सुना होगा, आपने वर्ल्ड बैंक का नाम सुना होगा, तो हमने डिस्कस भी किया है, आपने IMF का नाम सुना होगा। इस तरह से जो अलग अलग हमें ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं ना, IMO हो गया, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे क्या हैं? ठीक है, ये सारे क्या हैं? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये दरअसल में यूएन इकोसॉक के अंदर ही काम करते हैं। तो बहुत सारी स्पेशल एजेंसी होती हैं जो इकोसॉक के थ्रू वर्क करती हैं। तो आप नोटिस कर रहे हो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, कितना इंपॉर्टेंट काम इनके थ्रू हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस वजह से आपका इकोसॉक काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। ठीक है, इकोसॉक में अगर हम डिस्कस करें तो यहां पर जो प्रेसिडेंट होता है इसका काउंसिल का, वो 1 साल की टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रेसिडेंसी रोटेट करती रहती है ताकि सबको रिप्रेजेंटेशन मिलती रहे, हर रीजन के रिगार्डिंग यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके हेडक्वार्टर्स आपको न्यूयॉर्क के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसका फॉर्मेशन 1945 के अंदर हुआ था। ये बात ध्यान रखना, जो मैं स्पेशल एजेंसीज की बात कर रहा था, अगर आपको स्पेशल एजेंसीज के बारे में पता होगा, आप इकोसॉक का क्या फंक्शन होते हैं उनको आप अच्छे से समझ जाओगे। यूएन सेक्रेटेरिएट देखो नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव आर्म है यूएन की, तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ सकते हो, बट उतना यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखो इनके बारे में 3-4 चीजें पढ़नी है। पहली बात तो कि जो ICJ है ना, इसके हेडक्वार्टर्स द हेग नीदरलैंड्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। जुडिशियल ऑर्गन है यूएन का, और इसके स्टार्टिंग फंक्शनिंग हुई थी इन अप्रैल 1946। ध्यान में ये रखना है हमने बात कि यहां पर इंडिविजुअल्स के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको नहीं सुना जाता। यहां पर डिस्प्यूट्स किसके द्वारा सुने जाते हैं? जो भी डिस्प्यूट स्टेट्स के बीच में होते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इट सेटल्स लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स। काफी बार आपने नोटिस किया होगा ना कि कोई पर्सन होता है, वो बोलता है कि यार मैं तेरे अगेंस्ट ना केस कर दूंगा ICJ के अंदर। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। यहां पर जो डिस्प्यूट्स होते हैं ना, लीगल डिस्प्यूट्स, वो स्टेट्स के बीच में होते हैं। यहां पर आम लोगों की बात नहीं होती। यहां पर टोटल हमें 15 जजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, जिनका टर्म कितने साल का होता है? 9 ईयर्स का, और इनको इलेक्ट किया जाता है दोनों के द्वारा, UNGA और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। बिल्कुल किसी ने कमेंट्स में बताया कि जस्टिस दलवीर भंडारी इंडिया की तरफ से हैं, तो बिल्कुल सही बात है। तो उनको 9 ईयर्स के लिए अपॉइंट यहाँ पे मतलब किया जाता है जस्टिस, जो जजेस होते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे हेडक्वार्टर्स आपको द हेग नीदरलैंड्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस थे ICJ के न्यूज में होने की वजह से। ठीक है ना, कुलभूषण जाधव का केस हो गया, ये सारी बातें। और जैसा मैंने आपको बताया था कि इट इज द ओनली वन विच इज नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। बाकी सारे के सारे प्रिंसिपल ऑर्गन्स आपको यहाँ पे न्यूयॉर्क के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके हेडक्वार्टर्स द हेग नीदरलैंड्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। लास्ट जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 1994 में इसने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए थे, तो ये उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, कोई मेरे से ICC पूछ रहा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में, तो बिल्कुल, दरअसल में जो ध्यान रखना है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसके हेडक्वार्टर्स भी आपको द हेग नीदरलैंड्स के अंदर ही देखने को मिलेंगे। पर वो फॉर्मेशन हुई थी उसकी रोम स्टैट्यूट के द्वारा। ठीक है, 2002 में उसका फॉर्मेशन हुआ था रोम स्टैट्यूट के द्वारा। तो वो चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। वहां पर डेफिनेटली जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ट्राई किया जा सकता है, स्पेशली जैसे वॉर क्राइम्स हो गया, इस तरह की चीजों के लिए वहां पे ट्राई कर लिया जाता है। ध्यान में क्या रखना है कि इंडिया ने ना रोम स्टैट्यूट को साइन नहीं किया हुआ। ठीक है ना,
तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का तो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी का मेंबर इंडिया नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो समझ आए ये सारी चीजें, ठीक है। प्लेसिड न्यूज हमने डिस्कस कर लिया, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बचे हुए टॉपिक्स थे वो भी हमने अच्छे से समझ लिए। तो इस तरह से पिछले 3 लेक्चर्स के अंदर ना, चाहे आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देख लो, इंटरनेशनल रिलेशंस देख लो, या जो आज हमने प्लेसिड न्यूज करी, तो काफी सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे से क्विकली एक बार पूछ लो, ठीक है, सो दैट कि ना कोई भी आपके डाउट होंगे तो उनको हम कवर अप कर पाए। बट आई थिंक अगर आपने ना इन तीनों सेशंस को अच्छे से देखा है तो बहुत सारी चीजें हमने नोटिस करा होगा कि आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से समझ ली, आईआर के अंदर बहुत सारी लोकेशंस भी समझी थी, क्या क्या चीजें हुई हैं उनको भी समझा, एंड आज भी हमने यहाँ पे इसको इंटरनेशनल जो प्लेसिड न्यूज थी बेसिकली उनको हमने समझा है। देखो यूएन क्लॉज जो है ना, उसके अंतर्गत इनोसेंट पैसेज मतलब आप बिना किसी, नॉट फॉर द मिलिट्री पर्पस, उसके अलावा किसी भी इनोसेंट पैसेज बोलते हैं कि मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं, अदरवाइज आप उसके थ्रू पास ऑन कर सकते हो, उसको बोलते हैं इनोसेंट पैसेज। हाँ जी बिल्कुल, अभी आने वाले सेशंस के अंदर, अभी तो पहले जो आपके साथ राजकुमार सर जुड़ेंगे आने वाले सेशंस के अंदर, ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते भी हो, ठीक है ना। तो कल और परसों आप राजकुमार सर के साथ जुड़ोगे फॉर इंडियन मैपिंग एंड वर्ल्ड मैपिंग। फिर आने वाले सेशंस के अंदर कुछ सीसेट के रिगार्डिंग हो गया, ठीक है, मैं आपको शेड्यूल बता दूंगा, डोंट वरी। आप लोग अगर ठीक है ना, आप लोग अगर प्रीलिम बूस्टर को फॉलो करते हो या इवन अदरवाइज भी टेलीग्राम के ऊपर मैं अपडेट करवा दूंगा। आने वाले सेशंस के अंदर हम सीसेट को भी डिस्कशन करेंगे एंड साथ ही साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी और लेकर आएंगे, ठीक है ना, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस डेफिनेटली करेंगे जो आप सभी लोग कमेंट से बता रहे हो, ठीक है। कुछ और आपके इश्यूज हो एक बार मुझे बता दो, अगर कुछ डाउट्स हैं तो अभी हम पूछ सकते हैं, 5 मिनट हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज फिर 5 मिनट में हम रैप अप कर लेंगे, ठीक है। कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर मार्क्स कम आ रहे हैं। देखो मैं समझ रहा हूं कि अभी दिन काफी कम है, आप सभी के पास 23-24 दिन बचे हैं आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, और मार्क्स कई बार कम आते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। पर मैंने फिर से आपको बताया था, आपका फोकस कहीं ना कहीं ना आपका अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर दो, ठीक है। मॉक टेस्ट कई बार थोड़े ज्यादा टफ होते हैं एज कंपेयर टू एक्चुअल लेवल, तो कई बार दिक्कत आती है। पर जैसा आपने नोटिस किया, आज मेडिटेरियन सी के ऊपर मैंने दिखाया कि कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। वो सीरिया एलिपो वाला क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुका है। तो अगर आप कहीं ना कहीं अपने ध्यान से पढ़ोगे ना कि यार क्या चीज मेरी वीक चल रही है, क्या चीज मेरी स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर भी आप वर्क कर सकते हो। बाकी मैं एक बार आपको और एडवाइस दूंगा कि जैसे पॉलिटी का सब्जेक्ट हो गया, आप नोटिस करो पिछले कई सालों के अंदर ना पॉलिटी बहुत ही ईजी और स्कोरिंग टॉपिक रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस कीजिए, डीपीएसपी के ऊपर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ चुके हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है, इसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ चुके हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी रिपीट होती हैं, प्रेम्बल के ऊपर हर दूसरे तीसरे साल क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो कुछ बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक्स है, बहुत ही कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं यूपीएससी के, आप उनको मिस नहीं करना होगा, ठीक है ना। देखो साइंस टेक्नोलॉजी हमारे कोई और फैकल्टी ले लेंगे, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, एनीथिंग अदर दिस देन दिस, ठीक है ना। अदरवाइज फिर हम सेशन को रैप अप करते हैं, ठीक है। पीडीएफ में अभी अपलोड करवाता हूं, डोंट वरी, ठीक है, जस्ट अभी सेशन के बाद हो जाएगी, तो पीडीएफ सभी डाउनलोड जरूर कर लेना, ठीक है ना। बहुत मैप्स मैंने वहां पे लगाए हुए हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए, तो मेक श्योर कि आप उनके ऊपर ध्यान दीजिए। सीसाइड के रिगार्डिंग तो यूट्यूब के ऊपर भी वीडियोस हैं, ठीक है ना। मैंने कुछ ओनली एस एक्सटेंडेड चैनल पे भी कुछ वीडियोस बनाई हैं, एंड एट द सेम टाइम ओनली एस के ऊपर तो 34 आवर्स का एक सेशन भी आप देख सकते हो मैराथन, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा, तो मेक श्योर आप उनको फॉलो कीजिए। बाकी मैं एक सेशन और लेके आऊंगा जहां हम सीसेट को और भी फर्दर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे।